वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज तो मैं कुछ आपको ट्रेलर दिखाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, बालक पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं ना कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में शब्दों का वो रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या पड़ा है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में आऊँ तो ऐसे हो सकता है, द ग्रामेटिकल डिवीजन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों का व्याकरणीय विभाजन, मतलब व्याकरण के हिसाब से शब्दों को बांट देना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब किसी सेंटेंस में कोई शब्द अपने कार्य के अनुसार उसका क्या नाम है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है बालक। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ रहे हो कितने होते हैं? 8 होते हैं। वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। बालक मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस लिखे हैं कि ही हैज़, विल, दे विल कम, इफ़ यू विल। ठीक है, इनमें आपको देखिए विल 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 3 जगहों पे विल लिखा हुआ है और सबके नीचे अंडरलाइन है। आपको तीनों में से बताना है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, थोड़ा अपने आप को जज करिए कि वेयर आर यू स्टैंड, आप कितने पानी में है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलाइएगा बालक। देखिए मैं एक बात बताऊं कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ना रट के याद नहीं कर सकते हैं कि मतलब फास्ट ना बिल्कुल ना एडजेक्टिव होता हमेशा, फास्ट बॉय, फास्ट हॉर्स, है ना, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये बॉय और हॉर्स की विशेषता बदला है। बालक नहीं, उसका पोजीशन बदलेगा, उसका फंक्शन बदलेगा तो उसके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तुरंत चेंज हो जाएंगे। तो हमें वो तो पुराना तरीका अब याद नहीं करना है। आपको मालूम है ना कि एक बच्चा भी अब जो पैदा हुआ होता है ना, वो निप्पल से चुप नहीं होता है। अब उसको ना स्मार्टफोन चाहिए ताकि वो स्क्रोलिंग करते रहे, है ना, जमाना बदल गया है। तो मेरे दोस्त, आपको उसी अकॉर्डिंग से, उसी लेवल से चलना पड़ेगा, वरना इस कंपटीशन के दौर में ना लोग आपको कुचल करके आगे निकल जाएंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको उस ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा अबे यार ऐसा भी पढ़ाया जाता है क्या, अबे ऐसा भी पढ़ा जा सकता है क्या। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ। तो मैंने बोला ना कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निर्धारित होता है। बोले तो उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसके फंक्शन होते हैं, मतलब वो क्या काम कर रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस काइंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आइए देखिए, ही हैज़ विल, यहाँ पे देखिए विल। विल अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो विल लिखा गया है ना, ये नाउन है। अब बालक कैसे पता चलेगा आपको कि नाउन है कि जरा इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ही, ये ही क्या है हमारा, ये प्रोनाउन हो गया जी। और हैज़, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। बालक जब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और ये विल क्या हो सकता है, जानते हैं ना किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है। बोले तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मिल गया हमारा प्रोनाउन के रूप में, वर्ब मिल गया हमारा मेन वर्ब के रूप में, तो आगे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट या होम का रिप्लाई होगा। चलो पता कर लेते हैं। ही हैज़, उसके पास है व्हाट, क्या है उसके पास, विल माने इच्छा होता है। तो ये देखिए ही हैज़, उसके पास है व्हाट, क्या है, इच्छा। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है बालक, नाउन या तो प्रोनाउन। अब बताइए ये विल किसी के नाम की जगह पे आया है क्या? जब ये किसी के नाम की जगह पे नहीं आया तो ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नाउन को रिप्लेस करने वाला, यानी नाउन की जगह पे आने वाला ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये विल किसी की जगह पे नहीं आया है, इसका मतलब प्रोनाउन नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउन है। ठीक है बालक, दूसरे में देखिए, दे विल कम, वे आएंगे, दे हमारा क्या है जी, प्रोनाउन है। ठीक है, और आगे देखिए विल कम, आप देख रहे हैं कम, ये वर्ब है। आप तो समझ रहे होंगे, इसको पहचान रहे होंगे। वर्ब ऐसा शब्द जिसके 3 फॉर्म होते हैं, ऐसा शब्द जिसमें इन्फ्लेक्शन होता है, कहने का मतलब वो अपना रूप चेंज कर सकते हैं, अपने फॉर्म्स, अपने स्टेट्स बदल सकते हैं, वो वर्ब कहलाती है। ठीक है बालक, और जब ये वर्ब हो गया तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जरा समझिए यहाँ पे, ये देखिए जब किसी भी सेंटेंस में 2 क्रियाएं आती हैं तो एक क्रिया दूसरी क्रिया की क्या करती है, मदद करती है। तो ये वाली जो क्रिया हो गई, इस क्रिया की क्या कर रही है, मदद। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें तो ये मॉडल में आता है। अभी आप सिर्फ समझिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए, बाकी मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी ये ट्रेलर चल रहा है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, इफ़ यू विल, अगर तुम चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई और सेंटेंस है, ये इफ़ यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। मालूम मैं कहूँ कि वो मान जाएगी अगर तुम चाहते हो तब, अगर तुम इच्छा रखते हो इस बात की तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे इफ़ अगर कंजंक्शन हो गया तो जो अगला क्लॉज होगा, यहाँ पे देखिए जो यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रोनाउन जी। काम ये सब्जेक्ट का मतलब ये फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्या, ये प्रोनाउन है। ठीक है, आगे आगे क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। किसी भी सेंटेंस में जब एक वर्ब आएगा तो वो हमेशा के लिए क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो आप देख सकते हैं कि विल 3 जगह पे मैंने लिखा था, यहाँ पे विल एक नाउन का कार्य कर रहा था, यहाँ पे विल जो हेल्पिंग वर्ब में था, और यहाँ पे विल जो था वो मेन वर्ब में था। यहाँ इन दोनों में इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब ही था, लेकिन थोड़ा सा उसके और फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है बालक, तो सब बात की एक बात आपको समझ में आई होगी
कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना उसको हम फंक्शन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं आपके सामने, एक आध दो एग्जांपल सिंपल रखता हूं, जरा उसको आप देखिए फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है वाला। देखिए हमारा यहाँ पे एग्जांपल है कि शिवानी इज अ वेरी गुड गर्ल। इसमें मैं आपको हर एक का पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक करके बताऊंगा और कुछ ऐसी बात भी बताऊंगा जो आपने कभी अपने जीवन में सुना भी नहीं होगा, ठीक है। बात को समझिए थोड़ा, कहना क्या चाहता हूँ। बालक आपके एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ देगा कि इसमें बताइए एडवर्ब क्या है, ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, शिवानी, वेरी, गर्ल, इज। 4 ऑप्शन है, मान लीजिए ये 1 2 3 और ये 4। आपको ट्रिक करने के, ये एमसीक्यू में आएगा, है ना। तो जो एडवर्ब रहेगा आप पहचान पाएंगे तो कर ले जाएंगे। आइए मैं इसको ब्रेक करता हूं, ये चिक चिक के बताएगा कि मतलब मैं हूं क्या। यहां पे देखिए शिवानी, शिवानी किसी का नाम है और नाम है तो फिर क्या हो गया, ये नाउन हो गया जी। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन बनता है जी, नाउन बनता है। 2 तरीके मैंने बताया अभी, आगे बढ़िए। ये इज इसमें क्या है जी, ये है हमारा वर्ब, और वर्ब भी 2 तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और जिस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है। इसमें इज वर्ब है लेकिन कौन सा, मेन वर्ब। आगे बढ़ते हैं। ए आर्टिकल। बालक आर्टिकल को हम आर्टिकल नहीं कहते हैं, रियल में वो डिटरमिनर होता। दोबारा सुनिए, रियल में वो डिटरमिनर होता और डिटरमिनर ये निर्धारित करता है कि आगे क्या आने वाला है जी, नाउन आने वाला है। आगे नाउन कौन हो सकता है, वेरी गुड गर्ल। नाउन वो होता है जो सिंगुलर से प्लूरल रूप में आ जाता है, मतलब जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। नाउन वो होता है जिस पर पोजीशन किया जा सकता है। ये देखिए इसके एट्रीब्यूट्स में बता रहा हूं, ये सारे के सारे। नाउन वो होता है जिसको डिटरमिनर जो है डिटरमाइन कर देता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए। ए आ रहा है तो ये दर्शा रहा है कि आगे क्या है, कोई ना कोई नाउन है। तो आप समझ रहे हैं, गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, गुड का गुड्स नहीं हो सकता, वेरी का वेरीज नहीं हो सकता, यानी कि इसी का सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है। तो ये जो आर्टिकल है इसके लिए आया हुआ, तो फाइनली हमको पता चल गया कि ये क्या है जी, नाउन है। और नाउन के साथ में लिखे गए शब्द जो है वो क्या हो सकते हैं, अगर उस नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो एडजेक्टिव हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे गर्ल, गर्ल जो है वो गुड है, कहने का मतलब ये जो गुड है ना, इस लड़की की विशेषता बतला रहा है। और आप जानते हैं नाउन के बारे में कुछ कहने वाला, कहने का मतलब हो गया नाउन को सजाने वाले ब्यूटी पार्लर को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो गुड है वो क्या है जी, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये वेरी क्या है, क्या वेरी भी एडजेक्टिव है क्या, पता लगा लेते हैं। अच्छा देखते हैं, अब बताइए वेरी गर्ल, क्या ये वेरी इस लड़की के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा। क्या ये वेरी शिवांगी के बारे में बता रहा है, वेरी शिवांगी बहुत शिवांगी, नहीं जी। इसका मतलब है अगर गर्ल के बारे में बताता तो गर्ल भी नाउन है, शिवांगी भी नाउन है। अगर इन दोनों के बारे में बताता तो वाला ये एडजेक्टिव हो जाता, वेरी, ये वेरी एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन ये वेरी जो है ना इस गुड के बारे में बता रहा है। देखिए वेरी गुड मतलब बहुत अच्छी है, तो ये वेरी इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। और एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कुछ हो गया। तो आप देखिए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने ब्रेक कर दिया है। और इस तरह से देखिए, जब आप ना किसी चीज़ को ना पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये वेरी है, ये वेरी है, ये एडवर्ब होगा, और कौन आके कह दिया एडवर्ब होगा, एडवर्ब है, नहीं नहीं एडवर्ब नहीं है। मतलब अगर आपने कहा कैट मीन्स बिल्ली, कौन कह दिया बिल्ली होता है, नहीं सियार, सियार होता है। ये देखिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तुरंत वहीं पे। तो मैं कहता हूं अगर आप उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज रहेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। आप तुरंत कह सकते हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये नाउन है तो क्यों है, कैसे है, नाउन के क्या क्या कार्य हैं। आप जानते हैं नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। मैं बताऊंगा नाउन के 5 कार्य होते हैं, ठीक है बालक। मैं आपसे अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा कि 1 by 1। गाइस मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया होता कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैंने आज के एपिसोड में बताई होती। लेकिन बालक मैं उससे पहले चाहता हूँ ना कि आप समझ लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो उन सब चीज़ों को पढ़ना कैसे, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ख्याल रखनी है, किस तरीके से हमें नाउन पहचानना है, हाँ समझ रहे हैं। तो बालक मैं ना उसमें आपको फंक्शन बताऊंगा, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसके वर्क्स होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो मैं बताऊंगा। उस अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 1-1 नंबर के होंगे और वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर ही होंगे, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं कि इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसको कैसे आज डील कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं डील करूँगा वही चीज़ें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखनी भी हैं, ठीक है। और जब वो उस तरीके से आप सीखेंगे, जब आप उस लेवल का सीखेंगे, तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को ना बिल्कुल चीर देंगे, फाड़ देंगे, तुरंत सनी देओल बनेंगे आप, ठीक है। चलिए देखिए बालक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, यानी कि ये पूछ रहा है कि नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग की जो नाउन फॉर्म है वो क्या है, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग का आप नाउन बताइए कि स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होता है। यहाँ हमारे पास देखिए ऑप्शन दिया गया, इसीलिए एमसीक्यू इसको बोलते हैं ना, आपसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस का। ए में दिया गया स्ट्रेंज, बी में स्ट्रांगली, सी में स्ट्रॉन्गर और डी में स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपकी स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या है, इन चारों में से आप चूज करके सही का निशान लगा दीजिए जो सही है। बालक एक बात समझ लो, पहले तुम मुझे इतना बता दो कि स्ट्रॉन्ग क्या है,
इतना बता दो मुझे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग है क्या, सोच लिए। चलिए ठीक है बालक, ये स्ट्रॉन्ग ना एडजेक्टिव है। जैसा कि आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्ग, वो बड़ा मजबूत है ना। आपने भोजपुरी गाने में उसका रितेश पांडे का गाना सुना होगा कि गली में सलमान खान आया है, ठीक है। उसने कहा कि अरे हमहू दबंग है जी, हल्के में ना लो। तो हमहू दबंग का मतलब क्या हुआ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, समझ रहे हैं। तो वो देखिए वो कह रहा है कि हमहू दबंग है, तो जो दबंग शब्द है ना वो रितेश पांडे की विशेषता बतला रहा है। बात को समझिए, अगर वो कह रहा है कि हमहू दबंग है तो समझिए जरा कि हमहू किसकी जगह पे कहा गया है, रितेश पांडे की जगह पे कहा गया, ठीक है। तो रितेश पांडे का नाम है, नाम की जगह पे आने वाला क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हिंट देने वाला, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला क्या होता है जी, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कह सकते हैं कि मैं दबंग हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हैं, मैं मजबूत हूं, ठीक है बालक। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग जो एडजेक्टिव है इसका नाउन क्या होता है। तो मैं आपको डील करके बता रहा हूं, देखिए क्या होता है बालक। देखो ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है। ये बात आपको इसी तरह से सीखना है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है। तो बालक ये सबसे पहला जो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग जब हमारा एडजेक्टिव हो गया तो एलवाई लगा के एडवर्ब बना है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि इस एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है। और हमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग का नाउन बताइए, तो फिर ये तो नाउन हो नहीं सकता, ये तो एडवर्ब है। क्लियर हो गई इतनी बात। और दूसरी बात समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा है स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्गर लिखा गया है बालक, वो स्ट्रॉन्गर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग की डिग्री है। मतलब आप जानते हैं, देखिए दो बातें और समझिए ध्यान से कि डिग्री दो चीजों की चलती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है जी, ये तीन डिग्री हो गई। अब बालक समझ लो जिसकी डिग्री चलती है वो तो एडजेक्टिव होता है, हमको तो नाउन खोज रहे हैं, मतलब हम ढूंढने में जमाने को क्या निकले हैं नाउन निकले हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया जी, ये तो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री चलती है, ठीक है बालक। आगे जाओ, बचा हमारे पास क्या है, स्ट्रेंज और स्ट्रेंथ। बालक अगर नाउन के फंक्शन के बारे में बात करें तो नाउन वो होता है जिसका सिंगुलर से प्लूरल होता है। अब इसमें पता नहीं इसका सिंगुलर से प्लूरल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कुछ नॉर्मल चीज़ों के सिंगुलर प्लूरल करना जानते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउन वो होता है जिस पर पोजीशन बनता है, अधिकार बनता है, ठीक है बालक। और बातें समझिए, मतलब ये चीज़ें आपको देखनी है, जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो ये बातें देखनी है, नाउन का जेंडर होता है, नाउन का केस होता है ना, ये सारी चीज़ें आप उसको डील करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेंज और स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, थोड़ा सा आप मीनिंग के बेस पे आ जाइए। तो ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये स्ट्रेंज मतलब अजीब हो गया जी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग से कुछ इसका रिलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आउट ऑफ ऑप्शन है, बोले तो इस स्ट्रॉन्ग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बेकार का फालतू का दिया गया। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, फाइनली हमारे पास बचा ये स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है यही होगा हमारा नाउन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आपको एक नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात को। तो कुछ इस तरीके से आपको डील करना है बालक, ये सब चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। आगे बढ़ लेता हूं, आगे देखिए ही मेट नेहा, वह नेहा से मिला। यहाँ पे देखिए डैश है, खाली स्थान है, आपको यहाँ पे भरना है टू, विद, फ्रॉम, एनपी। एनपी का मतलब हो गया नो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो बालक प्रेपोजिशन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ही मेट टू नेहा, ही मेट विद नेहा। अच्छा, कहने में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, फिर और हिंदी के अकॉर्डिंग अगर चलता हूँ तो वह नेहा से मिला, तो फ्रॉम मने से होता, तो यहाँ फ्रॉम भर देते हैं तो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें देखने और बोलने में अच्छी लगती हैं, बाकी वो अंदर से ना खोखली होती हैं। खराब समझ रहे हो ना मेरा इशारा, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ना क्या करेंगे, लग तो रहा कि ही मेट टू भर दें, विद भर दें, भाई नेहा के साथ मिला होगा, फ्रॉम मतलब से, नेहा से मिला होगा, कुछ अच्छा सा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रेपोजिशन के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेपोजिशन ऐसा होता है जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, मतलब अपनी अवस्था को चेंज नहीं करता है। और कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, वो उन्हीं क्रियाओं के साथ आते हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्रेपोजिशन नहीं लेती हैं। तो ये मेट उसी क्रियाओं में से है जो प्रेपोजिशन नहीं लेती है, तो इसमें नो प्रेपोजिशन भरा जाएगा। ये बालक बिल्कुल सही है, ही मेट नेहा, ये करेक्ट है, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, वह एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति है। वर्ब इज मतलब इसमें क्रिया पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन में क्रिया क्या है बताइए। अगर आप बता देते हैं तो एक नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। जरा देखिए, इज ऑप्शन नंबर ए, बी वर्किंग, सी हार्ड वर्किंग, डी इज और वर्किंग दोनों है। तो आप जरा एक बार पढ़ के देखिए, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन में क्या क्रिया है ना। जनरली बच्चे बोल देते हैं कि सर वर्किंग, सर इज और वर्किंग दोनों है। एक बात बता दो मुझे, जरा देखो यहाँ पे, अगर ये क्रिया होता बालक, देखना, ये अगर ये क्रिया होता तो क्रिया से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। कभी आपने सुना है ही बॉट अ बैग, उसने एक बैग खरीदा,
अब इसी को थोड़ा मैं उल्टा करता हूं, ही अ बॉट बैग। पॉसिबल है ऐसा कि क्रिया से पहले कभी आर्टिकल आ जाए? तो इसका मतलब है कि ये देखिए, ये वर्किंग जो है ना, ये क्रिया नहीं है। अगर ये क्रिया होता तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्रिया होता तो हेल्पिंग वर्ब की बिल्कुल पास होता। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये इज यहां पे है और ये कहां पे है, इतनी दूर है। आप देख लो, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, इज कहाँ है, प्लेइंग कहाँ है, दोनों बिल्कुल एक साथ है ना। तो ये देख लीजिए, ई मऊ है और हई एक लखनऊ है, इतना दूर हो गया, हई बीचवा में और मारे मारे शहर आ गए हैं, है ना। या फिर आप ऐसे कहते हैं, यही पार छापरा, यही पार बलिया, हई बीचवा में गंगा माई। बताइए कैसे ही वर्ब हो जाए, है ना। ये वर्ब नहीं हो पाएगा बालक। तो मैं आपको समझिए, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि क्रिया से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। हाँ, अगर ये क्रिया होता तो ये हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पास में होता। जैसे मान लीजिए, जब सदिया उदिया होती है तो दूल्हा और दुल्हनिया कहाँ घूमते हैं, एकदम बिल्कुल आसपास। यहाँ मान लीजिए बांधा रहता, यहाँ मान लीजिए दूल्हा है, यहाँ मान लीजिए दुल्हन है। ये जब ये घूम रहे हैं, ऐसे फेरे ले रहे हैं, फेरा ले रहे हैं, जब जब फेरा ले रहे हैं तो इनके बीच में कोई और रहेगा जी? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। तो जब दो क्रियाएं आती हैं किसी सेंटेंस में तो वो बिल्कुल पास पास रहती हैं। अगर ये इज के साथ वर्किंग आ जाता तब हम इसमें कहते हैं कि इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो ये बात आपको समझनी है बालक। कॉन्सेप्ट यही है कि क्रिया से पहले जो है आपका आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। और इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके देख सकते हैं। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इसमें जब वर्किंग वर्ब नहीं तो है क्या, तो मैं आपको वैसे डील करके दिखा देता हूँ। ये ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ई जो हमारा क्या है जी, ये वर्ब है और इसमें ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। ये ए क्या है, आर्टिकल, इसको हम रियल में डिटरमिनर कहते हैं। और डिटरमिनर ये दर्शाता है कि आगे क्या आने वाला है, नाउन। तो ये मैन का मैन हो जाएगा, यानी जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए वो क्या होता है, नाउन होता है जी। ये हो गया हमारा नाउन। बचा क्या, हार्ड वर्किंग। अब देखिए, ये हार्ड वर्किंग जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है इतना बड़ा, ये जो इस नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है। बोले तो इस मैन की विशेषता बतला रहा है कि आदमी कैसा है, बिल्कुल कठिन परिश्रमी, एनर्जेटिक है, वेरी हार्ड वर्किंग है, मतलब कठिन परिश्रम करता है। तो ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा जी बालक एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें हमको बताना क्या था, वर्ब। तो हमको पता चल गया कि फाइनली इसमें वर्ब क्या है, इज। इसका जो ऑप्शन है वो इज सही है, इसमें एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें वर्किंग नहीं है, वर्किंग भी नहीं, इसमें हार्ड वर्किंग भी नहीं, हार्ड वर्किंग इसमें एडजेक्टिव है, इसमें इज और वर्किंग तो दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं है, ठीक है। अगले वाले में आइए, अब देखिए, द कैट रैन आफ्टर द रैट। इसमें आपको बताना आफ्टर इज, आफ्टर क्या है, ठीक है। अगर आपने रट्टा मारा होगा तो आपको पता चल गया होगा आफ्टर क्या है। आफ्टर सर ना ये है, ये है, ठीक है। आप साबित कर सकते हैं, आपके पास कुछ लॉजिक है इस बात को कहने के लिए कि यही है। अगर आपने कहा सर आफ्टर प्रीपोजिशन है, सर कंजंक्शन है, अगर किसी ने कहते कंजंक्शन है, ध्यान से सोच रहे फिर से दोबारा, नहीं सर कंजंक्शन नहीं है, सर एडवर्ब है। नहीं बालक, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर इसके पीछे का लॉजिक आप जानते हैं तो बिल्कुल रियल में आप बता पाएंगे कि हाँ, ये वास्तव में यही है जो आपने सोचा। आइए डील करके मैं देखता हूं कि आपने सही सोचा या फिर गलत सोचा। देखिए, अब देखिए क्या, कैट तो हमारा इसमें क्या हो गया, नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तरीका मैं बताऊं, देखो, रैन मतलब दौड़ा या दौड़ना, ठीक है, दौड़ी, जो भी इसमें कहिए आप, ये वर्ब हो गया। अब ये दौड़ने का काम कौन कर रहा है जी, ये कैट। तो काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है जी, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है कि प्रोनाउन है? जी हाँ, बिल्कुल सही आप पकड़ें कि बिल्ली एक नाम है, वो नाउन होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। तो ये हमारा नाउन हो गया, सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये हमारी क्रिया हो गई, और एक का क्रिया तो मतलब ये मेन वर्ब, ठीक है। आगे आफ्टर को हमको पता ही लगाना, छोड़ देते हैं। ये देखिए, आर्टिकल बोले तो डिटरमिनर, डिटरमिनर दर्शाता कि मेरे आगे क्या आ जाएगी, नाउन आएगा। तो ये रैट हो गया, चूहा, ये भी किसी का नाम है, तो ये हो गया ये नाउन, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, आफ्टर। अब हम आफ्टर को देखते हैं, क्या आफ्टर क्या एडवर्ब है क्या? अगर ये एडवर्ब होगा तो किसी क्रिया की विशेषता बतला रहा होगा। बताओ, बिल्ली दौड़ी, ये बताओ के बाद या के पीछे, तो ये क्रिया की विशेषता तो बतला नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जब ये क्रिया की विशेषता नहीं बतला रहा है तो फिर ये एडवर्ब नहीं हो सकता। क्या ये फिर चूहे की विशेषता बतला रहा है? अगर चूहे की विशेषता बतलाएगा तो चूहा इसमें नाउन है, तो एडजेक्टिव, हालांकि हमारे पास एडजेक्टिव का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्या ये बिल्ली की विशेषता बतला रहा है? अगर ये बिल्ली की विशेषता बतलाएगा तो बिल्ली तो इसमें नाउन है, तो इसमें नाउन है। अगर ये बिल्ली की विशेषता बतलाएगा तो बिल्ली इसमें नाउन है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव होता है, फिर से हमारे पास एडजेक्टिव का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से बालक, ये ना तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, ना तो चूहे की, ना तो बिल्ली की, ठीक है। जब क्रिया की नहीं बतला रहा है तो फिर ये एडवर्ब नहीं है। जब ये चूहे और बिल्ली की नहीं बतला रहा है तो फिर एडजेक्टिव नहीं, हालांकि हमारे पास एडजेक्टिव का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रोनाउन, क्या ये प्रोनाउन हो सकता है क्या? अगर देखिए प्रोनाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा तो किसी नाउन की जगह पे आएगा। तो बताइए, क्या बिल्ली की जगह पे आया है क्या, कि ये चूहे की जगह पे आया है? नहीं, ये किसी की जगह पे नहीं है, तो ये प्रोनाउन नहीं हो गया जी। आगे बढ़ लेते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला होता है, जोड़ रहा है। क्या जरा ये देखिए, जोड़ रहा है, कैट रैन आफ्टर द रैट। अगर ये जोड़ है, फेविकोल है, तो ये जोड़ रहा है, तो क्या ये चूहे को
और दौड़ने को, फिर से गलती हो गई। यहाँ देखिए एक नाउन हो गया और यहाँ पे वर्ब हो गया। जोड़ना सही से होना चाहिए ना, जोड़ बिल्कुल सही होना चाहिए। बोले तो इधर भी एक नाउन होना चाहिए था, इधर भी एक नाउन होना चाहिए था। इसका मतलब है ये जोड़ भी सही से नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये कंजंक्शन भी नहीं है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हैं? बोले तो जो कंजंक्शन होता है वो समान फंक्शन को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये बचा क्या हमारे पास? प्रीपोजिशन। जी, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी की स्थिति को बतलाता है, मतलब किसी की प्री आ जाता है। प्री मतलब पहले होता है, पोजीशन किसी के पहले आकर के उसके पोजीशन को डिराइव करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए चूहे से पहले आया है और इस चूहे का पोजीशन इस बिल्ली से बता रहा है। अब देखिए, द कैट रैन आफ्टर द रैट, यानी जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे दौड़ी, चूहे के बाद दौड़ी। बात समझ रहे हैं? बाद का मतलब समझिए, यहाँ एक ठो लड़का है और यहाँ एक ठो लड़की है। ठीक है, ये इसके पीछे बार बार जाता है लड़का, है ना, वैसे लड़के खचरे होते हैं। तो फिर ये लड़की जा करके कंप्लेन करती है अपने घर कि ये जो लड़का जो है मेरे पीछे पीछे आता है। ही कम्स आफ्टर मी, ही कम्स आफ्टर मी, ये मेरे पीछे पीछे आता है ना। अब यहाँ पे देखिए जो आफ्टर है ना, ये प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि कि मैं ना आगे निकल जाती हूँ, ये मेरे बाद आता है। देखिए आफ्टर मतलब बाद, या पीछे कह लीजिए आप। जब मैं आगे चली जाती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आता है। यानी कि यहाँ पर ये जो आफ्टर है ना, यह इस लड़के की पोजीशन को बता रहा है कि ये लड़की के कहाँ पर है, पीछे पीछे। ठीक वही वाली बात यहाँ पे भी है कि जो बिल्ली है ना वो चूहे के कहाँ पर है, पीछे है। यानी कि यह जो आफ्टर है यह रैट और कैट के बीच में उसके पोजीशन को डिराइव कर रहा है। इट मीन्स दिस इज preposition। ओके, गॉट इट। तो गाइज इस तरह से आपको पढ़ना है। और मैं आपके सामने एक आखिरी क्वेश्चन रख रहा हूं, उसको देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, ही बॉट अ बुक टू स्टडी फ्रॉम मार्केट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रीपोजिशन इज, इसमें प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या है आपको बताना है। ए, हमारा ए वाला ऑप्शन है कि ए है इसमें, बी वाले में है टू, सी वाले में है फ्रॉम और डी वाला है ही। ठीक है, आइए इसको डील करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैटर है। इसको अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देता हूँ या फिर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसको डील कर लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा इसमें प्रीपोजिशन कहाँ पे है। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे, वह खरीदा। तो आप इतना समझ सकते हैं कि बाई मतलब खरीदना होता है। ये हो गया भाई हमारा वर्ब, वर्ब हुआ जी। अब ये वर्ब हो गया मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। तो इस काम को किसने किया है? ही ने किया है। तो ही हमारा क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है ना। और जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये बताओ ही कौन है जी? किसी का नाम है क्या? नहीं है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, फिर ये क्या है? प्रोनाउन। उसने किताब खरीदी, यानी उसका नाम छुपाया गया, उसके नाम की जगह पे वह बोला गया है। ठीक है, तो नाम की जगह पे आने वाला क्या होगा जी? प्रोनाउन। तो ये हमारा फाइनली हो गया प्रोनाउन। और आप जाने गए हैं ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है जी? मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब आया हुआ। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या रहा है? ये है डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर ये दर्शाता है कि आगे क्या आने वाला जी? नाउन। तो फिर ये क्या होगा? नाउन। हमारा बुक इसमें नाउन हो गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं बुक का बुक्स होता है इसलिए ये नाउन हो जाती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ही बॉट, उसने खरीदा। व्हाट, क्या खरीदा? अ बुक, किताब खरीदी। तो व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, तो ये किताब किसी के नाम की जगह पे नहीं आया है, तो नाम की जगह नहीं आया तो प्रोनाउन नहीं है, फिर है क्या? फाइनल नाउन। देखिए ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कल से पढ़ाऊंगा नाउन को, प्रोनाउन क्या होता है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल समझ लीजिए काबिल बनने वाला। ठीक है, आगे आइए देखिए टू। अगर आप समझ रहे हैं कि ये टू प्रीपोजिशन है और टू के बाद ये जो स्टडी आया है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी आता है बालक, ये समझिए। तो जब प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन? नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा ये बात हमको समझ में आ गई। अगर प्रीपोजिशन आता है तो उसके आगे उसके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, आगे देख लेते। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं कि ये हमारा जो है प्रीपोजिशन है, अगर इसको मैं प्रीपोजिशन में ब्रेक करता हूं तो आगे आने वाला जो स्टडी हो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। ये तो वर्ब हो गया बालक। इसका मतलब ये जो हम तोड़ रहे हैं इसको गलत तोड़ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो ये टू है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और आप जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं बालक, इन्फिनिटिव बोलते हैं। अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है पहली बार सुन रहे हैं, आगे मैं सब डील करूंगा वन बाय वन, आपको सब आएगा। ठीक है, और इन्फिनिटिव का काम वही होता है नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना और एडवर्ब बनना। आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव का जो फंक्शन होता है वो नाउन का फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का होता है और एडवर्ब का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने किताब खरीदी। क्यों खरीदी जी? पढ़ने के लिए खरीदी। तो यहाँ पे रीजन बता रहा है, और रीजन बताने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये जो इन्फिनिटिव हमारा वो फंक्शन कर रहा है, वो किसका कर रहा है जी? एडवर्ब का। ठीक है, और दूसरा सुन लीजिए हमारे पास। अब मार्केट, मार्केट एक नाम है, तो नाम है तो फिर क्या हो गया जी? ये नाउन हो गया, है ना, नाउन हो गया। और बचा हमारे पास क्या? देखिए हमने सबको एक एक करके चीर दिया। ही को प्रोनाउन कर दिया, बॉट को मेन वर्ब कर दिया, अ को आर्टिकल बोले तो डिटर्मिनर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बुक,
बुक क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। टू स्टडी हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव था जो एडवर्ब को काम कर रहा है, मार्केट को हमने नाउन कर दिया तो बचा क्या, फ्रॉम। तो फाइनली गाइज ये फ्रॉम क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के आगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमने फाइनली पहले ही पता कर रखा कि क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फिर से एक नंबर यहाँ पे मिल जाता है, ना तो इसमें ए है, ना तो इसमें टू है, ना तो इसमें ही है क्या, फ्रॉम। एक नंबर आपको यहाँ से फिर मिल जाता है। तो 5 में से 5 नंबर आपको पूरी तरह से मिल जाते हैं। गाइस इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। गाइस मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि कैसे आपको काबिल बनाया जाए। आगे मैं लेके आ रहा हूँ नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके फंक्शन कैसे हैं, उसके एट्रीब्यूट क्या हैं, इस करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई घर होता है ना, घर, तो घर जिन चीज़ों से मिल के बना होता है उन चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, रेत हो गई, सीमेंट हो गया ना, इन सब चीज़ों का नाम है। ठीक उसी तरह से जब हम कोई स्पीच बोलते हैं तो उसके कुछ न कुछ पार्ट होते हैं और उन पार्टों का कोई न कोई नाम होता है। स्पीच मतलब समझ रहे हैं, स्पीच मतलब कोई स्टेटमेंट, कोई कथन हम बोलते हैं तो उस कथन का, उस सेंटेंस का कुछ न कुछ एक भाग होता है, वो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो उस शब्द का क्या नाम होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे नाम होता है। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बालक किसी एक शब्द का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, उसका जैसे काम बदलता है वैसे उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहें कि बोरी में सीमेंट रखी गई तो सीमेंट है, लेकिन जैसे वो रेत के साथ और पानी के साथ मिला दी जाएगी ना, तब फिर वो मसाला हो जाती है ना, कहते हैं माल तैयार है। बिल्कुल ठीक वही वाली बात होगी, मसाला तैयार है। तो आपको ये समझना है कि किसी भी वर्ड का पर्टिकुलर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, वह अपने फंक्शन के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। बोले तो वह अपने काम के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है और उस नाम को हम ये 8 नाम देते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप ना इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम जानते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको हम पढ़ते कैसे हैं। ये नाउन, ये प्रोनाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है, इसमें ये जो डी है ना ये साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ओके एडजेक्टिव। ये देखिए वर्ब, इसमें वर्ब नहीं पढ़ेंगे, हम अपने गाँव घर में कहते हैं गरम, हालांकि वो गर्म होता है, राइट। उसी तरह से ये वर्ब, ये वर्ब नहीं है, ये बल्कि वर्ब है, इसमें जो आर है वो साइलेंट है। इसी तरह से ये भी है एडवर्ब। ठीक है, ये देखिए प्रीपोजिशन आप इसको कह सकते हैं, तो ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में चला जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशन। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, आगे आ जाइए, ये है कंजंक्शन। और अगला हमारा इंटरजेक्शन। यहाँ पे इसमें भी आर थोड़ा साइलेंटली है, बोले तो इसको इतना तेजी से रैपिडली से हम बोल देते हैं, इसमें आर की थोड़ी सी वैल्यू खो जाती है, इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओके, और वो तो डिटरमिनर एंड पार्टिकल है ही। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे सर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। गॉट इट। ये मैं हूं और ये हमारे जानने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं और ये हमारे 2 ऐसे हैं जिनको हम शायद नहीं जानते। ठीक है, आइए तो मैं आपको एक एक करके डिटेल से समझाऊंगा बालक कि नाउन क्या होता है। तो नाम जितने भी होते हैं वो सब नाउन होते हैं। बाकी प्रोनाउन क्या होता है, वही वाली बात हो गई ना, कहे नाम के बदले सनम हम कुछ और दे चुके हैं, कहा प्रोनाउन दे चुके हैं। मैं ये सब डील करूंगा बालक आगे नेक्स्ट लेवल में, सब आपको बताऊंगा कि जिसकी डिग्री चलती है वही एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। हम अगर तुमको देसिया में समझाएं तो कहना जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, मतलब जो सजाने का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर होना ऐसा होता है। अब कबाड़ा सजाइए अंदरों से, देखिए फिर आपको बना देगा दीपिका पादुकोण जैसा निकल के आएंगे। तो वो वाली बात है, एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 ही ऐसे होते हैं पूरे लैंग्वेज में हमारे जो ऑर्नामेंट का काम करते हैं, बोलते ब्यूटी पार्लर की तरह सजाने का काम करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा लॉजिकल समझेंगे कि जिसकी डिग्री चलती है उसको हम एडजेक्टिव या एडवर्ब कहते हैं। ठीक है बालक, तो मैं एक एक करके बिल्कुल खतरनाक तरीके से सबका अल्ट्रासाउंड कर दूंगा, लेकिन थोड़े से हमारे लिए ये बात डिटरमिनर और पार्टिकल की थोड़ी सी नई है, तो मैं हल्का सा आपको इसको इशारा देना चाहूंगा, क्योंकि जब ये आपको पढ़ा लूंगा तब मैं इसको डिटेल में चर्चा करूंगा। तो हिंट क्या है इसमें, डिटरमिनर क्या होता है गाइस, डिटरमिनर भी ना एडजेक्टिव ही होता है पर एडजेक्टिव नहीं होता है। क्या कह रहे हैं गुरुजी, ये क्या बात हो गई जी। हाँ, बात को समझो। देखो जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं एग्जांपल के थ्रू, जरा समझना। अगर मैं कहूं कि ही इज अ गुड बॉय, समझना तुम, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। तो ये गुड इसमें क्या है बालक, गुड इसमें एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस बॉय की विशेषता बतला रहा है, और बॉय क्या है, नाउन। तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला या फिर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक, अगर इसी बात को थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूं, जरा देखना, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। आप जरा देखना यहाँ पे क्या हो गया, ये माई जो है इस ब्रदर के बारे में बता रहा है, ये माई तो किसी और के बारे में बता नहीं रहा वाला। तो ब्रदर क्या है, ब्रदर इसमें क्या है, नाउन। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होगा जी, एडजेक्टिव। अब यहीं पे समझ लेना कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में अंतर क्या होता है। बालक ध्यान दियो,
एडजेक्टिव वो होता है जिसकी डिग्री चलती है। याद करिए मैंने पीछे बोला कि एडजेक्टिव ना ब्यूटी पार्लर होता है और एडवर्ब भी ब्यूटी पार्लर होता है। ये किसी की डिग्री को घटाता और बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए गुड की डिग्री चल सकती है, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर यहाँ पे टॉल होता, लंबा, वह लंबा लड़का है तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डिग्री चल जाती। यहाँ चला होता नहीं माई की डिग्री तो माई, बड़की माई और बड़की माई, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो बालक सौबात की एक बात ये समझना है कि ऐसा कोई शब्द जो नाउन के साथ स्टैंड हो, मतलब नाउन के साथ खड़ा हो, बोले तो नाउन को डिफाइन करे, वो एडजेक्टिव होगा तब जब उसकी डिग्री चलेगी। अगर डिग्री नहीं चलेगी तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या होगा, वो होगा डिटरमिनर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हैं। अभी तक गाइस मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। एक अंतर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो एडजेक्टिव होता है ना, उसको जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई कर देता है। जैसे समझना यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे वेरी, वेरी, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये जो वेरी है ना वो गुड को क्वालिफाई कर देगा। बोले तो एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको एडवर्ब क्वालिफाई कर देते हैं। लेकिन यहां पे जरा देखिए, यहां लिख दूं वेरी, अगर मैं ही इज वेरी माई ब्रदर, वह बहुत मेरा भाई है? तो कम्मो कौन भाई होता है का? नहीं ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिटरमिनर होता है ना उसको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रहे हैं आप। अगर इतना में नहीं समझ पा रहे हैं तो डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। जब इनको मैं इनका जब एक्सरे कर लूंगा, इनका अल्ट्रासाउंड करूंगा तो मैं इस पर चलूंगा गाइस, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में, पार्टिकल के बारे में हिंट करना चाहूंगा कि पार्टिकल क्या होता है। बालक जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल का मतलब कण या अणु होता है ना, टुकड़ा भी आप कह सकते हैं। वैसे अगर मैं कहूँ ना, पार्टिकल मतलब रद्दी होता, कबाड़ा। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें रद्दी टाइप में फेंकी रहती है, कूड़ा कबाड़ा है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, वो ये पार्टिकल है। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द आ गया जो इन सब में नहीं मिला, मतलब ना तो नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वो एडवर्ब है, ना तो इंटरजेक्शन है, ना कुछ नहीं है, अगर इसमें से कुछ नहीं है, वो यहां तक कि वो डिटरमिनर भी नहीं है, तो वो क्या होगा, पार्टिकल होगा। मतलब वो रद्दी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बोले तो उसको लिटरली कोई सेंटेंस में मीनिंग नहीं है तो वो पार्टिकल कहलाएगा। बस जरा समझना है कि एग्जांपल से इसको भी मैं थोड़ा डील कर रहा हूं, बाकी यहां तक पहुंचूंगा तो मैं इसको चीर के रख दूंगा, ठीक है। जरा देखना, अगर मान लो मैं कहूं कि ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। अब यहाँ पे जरा देखना बालक, अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करो तो तुम इसको फटाक से लिख दोगे। प्रोनाउन है, ये क्या है तुम्हारा, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब है, ये है ऑन प्रेपोजिशन हो गया, और ये सब इसके आगे के प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए। आप ऐसा ही कुछ लिखोगे बालक, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप और जानकार हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो हिज है इस क्लॉथ्स के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ये तभी हो पाएगा जब इसकी डिग्री चलेगी। डिग्री इसका नहीं चलेगी, इसका मतलब ये भी क्या है, डिटरमिनर है, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी और आ गया वो वाला, ठीक है बालक। अच्छा एक बात और सुनिए, जरा ध्यान दीजिए कि अगर ये ऑन प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में तो ये इसके आगे वाले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए इसके, ठीक है। जो भी नाउन प्रोनाउन आता है उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। एक लॉजिक में यहाँ पे बिल्कुल जहर देके जा रहा हूँ, घर लेके जाइएगा आप। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट मिल करके किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आया हुआ हो तो वो या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का काम करता होगा, ठीक है। सब डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर बालक ना तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ना तो ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, ठीक। ये वाला, ये मिल करके, ये ऑन और ये हिज क्लॉथ मिल करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या, ही की विशेषता बतला रहा है? नहीं बालक, तो ये एडजेक्टिव नहीं इसमें। अच्छा, अगर ये एडवर्ब का काम करेगा तो वाई, वेयर, वैन, इन सब का रिप्लाई होगा, क्योंकि एडवर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। देखिए जब तक इसको मैं चीरूंगा नहीं ना, तब तक थोड़ा आपको इसमें परेशानी होगी। कुल मिलाकर के मैं इतना कह दूं, ना तो इसमें एडजेक्टिव है ना तो इसमें एडवर्ब है। बालक जब ये ना तो एडजेक्टिव है ना तो एडवर्ब है तो फिर प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है वो बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसमें ये जो ऑन है ना वो प्रीपोजिशन नहीं है। ये जो ऑन है ना ये पुट वर्ब के साथ है, ये बनेगा पुट ऑन। ये पूरा का पूरा वर्ब बनेगा और इस वर्ब का नाम रखा जाएगा फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में ही आपको पार्टिकल देखने को मिलेगा। और बालक इस तरह से ये जो ऑन प्रीपोजिशन था इस क्रिया के साथ जुड़ करके अपना मीनिंग खो दिया। इसका कोई इसमें लिटरली मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑन इसमें लगाया गया है वो पार्टिकल है। और ये हिज क्लॉथ्स क्या होगा, इस फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही पुट ऑन, उसने पहने, व्हाट, क्या पहने, हिज क्लॉथ्स बोले तो अपने कपड़े। गाइज मैं इनको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, पहले इन सब का अल्ट्रासाउंड कर लेने के बाद, ठीक है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक जहर वीडियो के साथ। गाइज वीडियो को शेयर करिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। हम डील करेंगे नाउन।
बालक जिस तरीके से अब तक आप नाउन पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हट करके मैं डील करूँगा, ठीक है। इसी एपिसोड में आप देखेंगे मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक की बातें करूँगा। अगर आप बालक शिद्दत वाले बच्चे हैं ना, मतलब मेहनती बच्चे हैं, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर के चलें। मेरा आपसे वादा है कि आप बिल्कुल काबिल बनेंगे, ठीक है। आप सक्सेसफुल तो बाद में बनेंगे, आप पहले ही सफलता पाने की कोशिश मत करिए किसी तरह से रट करके, मतलब सक्सेस हो गए, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, नहीं वाला। आप काबिल बनो, फर्स्ट सेकंड तो झक मार के पीछे आना ही आना है, ठीक है। तो देखो मैं इसमें नाउन को डील करने वाला हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप सब डील कर रहा हूँ, आप आसानी से पढ़ते जाओ। देखो क्या पीछे बालक हमने नाउन अपने लाइफ में क्या पढ़ा है कि नाउन क्या होता है जी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। और आइडिया, एनिमल, कुछ और भी हो सकता है, जुड़ सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन जो है ना वो नाम होता है। अ मतलब एक भी होता, अ मतलब एनी भी होता, एनी मतलब कोई या किसी भी कह लो, ठीक है। तो किसी पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, मतलब ये जो अ आर्टिकल है ना ये तीनों के लिए अप्लाई। तो ये जो किसी स्थान का हो गया जी, और किसी क्या हो गया, वस्तु का हो गया। बालक अब तक हम यही बात सीखते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु के, जानवर के, गाय गोरू भैंस के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे समझो। या फिर आप कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो नाउन होता है ना वो नेमिंग वर्ड होता है, मतलब नाम रखे गए शब्दों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये बोले तो नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं नाउन स्टैंड्स फॉर नेम, मतलब नाम के लिए जो भी कुछ प्रयोग किया जाता है उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। आ जाओ एक तरीका देखो लास्ट वाला कि नाउन मतलब नेम होता है, नाउन मतलब नेम होता है। देखो इसका मैं वाइस वर्सा भी कर दूं। वाइस वर्सा का मतलब आप इधर से जाइए और इधर से तुरंत चले आइए। जैसे कोनो लड़की के गली में एक लड़का ना वाइस वर्सा जाता है, इधर से गया उधर से फिर आ गया, समझ रहे हैं। और उसके घर वाले देख गए तो फिर गली में सलमान खान आया है वाला, समझ रहे हैं, गाना चलने लगेगा। चलिए देखिए फिलहाल यहाँ पे तो नाउन मतलब नेम होता है, मतलब नाउन ना नाम होता है, ठीक है। दोबारा देखिए, और जितने भी नेम होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बालक इतना तो आपको समझ में आया होगा कि इस दुनिया में जितने भी नेम हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए इस दुनिया में जितना नाउन है ना वो क्या है, नाम है। तो समझ रहे हैं, तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ आई ना उस चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, जब उस चीज़ का नाम है तो फिर वो क्या है, नाउन है, ठीक है बालक। अच्छा एक बात समझो जरा, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नल है, नल देख रहे हैं, ये मान लीजिए नल है, ठीक है जी, ये नल हो गया। थोड़ा सा मैं अच्छा कलाकार तो नहीं हूँ लेकिन देखिए क्या नल है। अब यहाँ से देखिए कुछ लिक्विड टाइप का निकल रहा है, ठीक है। इस लिक्विड, ये जो लिक्विड निकल रहा है इस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पानी, बोलते हैं ना जी पानी, ठीक है। अगर इसको मैं स्पोकन इंग्लिश में पूछूं कि बताओ बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इसको बोला जाता है वाटर, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको बताओ इसको साइंस में क्या बोला जाता है, साइंस में, विज्ञान की भाषा में इस पानी को हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। तो देखिए इस लिक्विड को अपनी भाषा के अकॉर्डिंग देखने का अलग अलग एक नजरिया है। हिंदी में इसको पानी कहा गया है ना, वाटर कहा गया इंग्लिश में, विज्ञान में इसको H2O कहा गया। ठीक बालक, उसी तरह से जब किसी का कोई नाम रखा जाता है तो हिंदी में हम उसे नाम कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, नेम कहते हैं। लेकिन बालक जब उस चीज को ग्रामर देखता है तो ग्रामर ना तो उसे नाम कहता है ना तो उसे नेम कहता है, वो बोलता है भैया ये क्या है, नाउन है। वो क्या है, नाउन है। जैसे पानी को विज्ञान H2O कहेगा कि इसमें भैया इतना H2O है, वो पानी नहीं कहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कहीं पर कोई नाम लिखा गया है तो ग्रामर उसको क्या बोलता है, नाउन कहता है। तो फाइनली मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी चीज का नाम रखा गया है कोई तो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रामर में नाउन कहते हैं, ठीक है बालक। बालक अब देखो तुमको ये तो समझ में आ गया कि नाउन जो है वो किसी का नाम होता है। तो आप तो मोहन गीता है ना, बाजार, दिल्ली, आगरा, पेंसिल, पेपर, ये सब तो समझ जाओगे ये किसी चीज का नाम है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बात बता दो, ये जो ऑनेस्ट लिखा गया ना, ऑनेस्ट, ये नाउन है कि ना, तो फिर आप ना सोच में पड़ जाओगे कि ऑनेस्ट नाउन है कि नहीं है। देखो कुछ बालक समझ गए होंगे कि नाउन नहीं है, कुछ तो निकालने में रह गए होंगे कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दिखाई नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं। बालक ये नाउन नहीं है। फिर ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है तो फिर नाउन होता है इसका ऑनेस्टी। तो क्या करेंगे आप, रटेंगे कि ऑनेस्ट नाउन नहीं होता, ऑनेस्टी नाउन होता है, क्या करेंगे आप, मैं बताऊं आपको। देखो तो अब वो पुराना वाला नियम तो चल नहीं पाएगा, नाम को नाउन कहते हैं ऐसे वैसा, ठीक है। हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ये सब चीजें अब इसके विषय में देखनी पड़ेगी कि नाउन के विषय में कुछ बातें कही गई वो हमको समझना पड़ेगा कि नाउन के ऊपर जो है ना केस चलता है, केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, कुछ ऐसा नाउन का चलता है, ठीक है। नाउन के केसेस चलते हैं, नाउन के नंबर होते हैं, मतलब नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल होता है। और सुनिए बात,
नाउन का ही पर्सन होता है, बोले तो नाउन प्रोनाउन का पर्सन होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, और तीसरी बात समझिए, नाउन का ही जेंडर होता है, मतलब ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, कॉमन है, क्या है, इसका जेंडर चलता है। मतलब अगर कोई चीज़ नाउन है तो इन बातों में से जरूर कोई ना कोई चीज़ फॉलो करेगी। अगर कोई चीज़ नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग तो वो चलेगा ही चलेगा। या फिर एक तरीका और अपना लेते हैं कि जो नाउन होते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है बालक, समझना, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब इस तरह से हम पहचानेंगे किसी वाक्य में कि वो काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, उसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो नाउन है कि नहीं है। इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो नाउन है कि नहीं है। देखो इतना आसान नहीं पूछेगा कि बताओ मोहन नाउन है कि नहीं है, नहीं, कुछ ऐसा पूछेगा जो थोड़ा सा आपके लिए लॉजिकल हो, जिसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग खपाएं, ठीक है बालक। तो मैं आपको वहीं पे लेके चल रहा हूँ, आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन है तो क्यों है, कैसे है, ठीक है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, मतलब नाउन की क्या पहचान होती है। पहले तो हम उसके नाम से पहचान जाते थे, दिल्ली, बम्बई, आगरा, कागज, पेंसिल, पेन, है ना, उसके नाम से हमें पता चलता था ये भाई नाउन है। लेकिन अब जैसे जैसे लेवल थोड़ा बढ़ा हमारा, तो फिर कन्फ्यूजन आने लगी, अबे ये भी तो नाउन लग रहा है, अबे ऑनेस्ट भी नाउन लग रहा है, ब्रेव भी नाउन लग रहा है, मतलब सब नाउन लग रहा है, तो फिर कौन सा रियल में नाउन है कि नहीं है, इस तरीके वाली बात करेंगे, है ना। जैसे वो अगर मुंह खोल के आएगी तो अब तो पहचान ही ले जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं मुँह ओढ़नी से बांध के आ गई तो थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है वाला। तो चलो आज मैं उसी बात में डिस्कस करूंगा कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, या फिर नाउन के कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम नाउन को पहचान ले जाएंगे, ठीक है। फिर हमें दिक्कत नहीं होगी कि ये नाम है, ये भी नाम लग रहा है, वो भी नाम लग रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, समझते हैं क्या। देखो बालक, नाउन वो होता है जिसके नंबर चलते हैं। नंबर बोले तो सिंगुलर और प्लूरल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलिए कि बॉय एक नाउन है, ठीक है, तो बॉय का बॉयज हो जाएगा कि नहीं, मतलब वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा कि नहीं, नंबर चला कि नहीं चला, ठीक है। तो नाउन वो होते हैं जिनकी क्वालिटी होती है कि वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। दूसरी बात समझिए कि नाउन वो होता है जिसका पर्सन होता है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि सीता ना बड़ी अच्छी लड़की है, अब मान लो ये बात मैं ना तुमसे बता रहा हूँ कि सीता बड़ी अच्छी लड़की है, तो मैं फर्स्ट पर्सन तुमसे बता रहा हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो गए, जिसके बारे में बात हो रही है ना वो थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे जो सीता है वो कौन सा पर्सन हुई, थर्ड पर्सन। तो नाउन वो होता है जिसकी क्वालिटी होती है उसके पर्सन होते हैं, राइट। अगला जाइए, नाउन वो होता है जिस पर केस चलता है, केस मतलब जिसका केस चलता है, सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है कि पॉजिटिव केस है, मतलब कौन से केस में है। जैसे मान लो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूं कि रोहित प्लेज क्रिकेट, दोबारा सुनिए, रोहित प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस में जो रोहित है ना वो सब्जेक्ट है। बताओ, रोहित एक नाम है तो नाउन है, तो फिर ये कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस में, ये इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस में, ठीक है बालक। तो नाउन की एक ऐसी क्वालिटी होती है जो जिसका केस चलता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट वाला देखिए, नाउन वो होता है जिसका जेंडर होता है, जेंडर, जेंडर आप समझ रहे हैं, मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन सा लिंग है, वही वाली इंग्लिश में आ जाओ, देखो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इसी एग्जांपल से समझते हैं कि जो रोहित हमने लिया था पीछे, वो रोहित क्या है, नाउन है, तो नाउन में कौन सा जेंडर है, पुल्लिंग है, मतलब पुरुष है ना, तो ये मैस्कुलिन जेंडर, समझ रहे हैं। तो नाउन की क्वालिटी होती है जिसमें जेंडर भी होता है, ठीक है। तो फाइनली बालक ये बात हमको पता चल गई कि अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसमें ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, बोले तो उसकी ये क्वालिटी होती है, उसका नंबर होता है सिंगुलर प्लूरल, उसका पर्सन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, उसके केसेस चलते हैं ना, पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्या क्या है वो केस चलते हैं, उसके जेंडर होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अच्छा बालक, ठीक है, एक तरीका और है हमारे पास कि हम नाउन को पहचान सकते हैं कि नाउन का जो फंक्शन होता है, मतलब जो उसके कार्य होते हैं, वो काम क्या करता है, वो किसी सेंटेंस में आकर के सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वो कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आया हो तो वो पक्का जो है श्योर क्या होगा, नाउन होगा। देखो बालक, ये प्रोनाउन का भी काम होता है, बट हम यहाँ पे नाउन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम नाउन पर फोकस करेंगे, ठीक है, प्रोनाउन का नाम नहीं लेंगे। तो जरा समझिए, मैं आपको ना थोड़ा सा एक देसी तरीका में समझाना चाहूंगा, आप समझिए। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जानने के लिए अगर आप उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान रहे हैं तो उसके फंक्शन को भी जान रहे होंगे, आप उसके फंक्शन को भी समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसके फंक्शन को समझ रहे हैं तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान रहे हैं। बात को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं बालक। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल में कहूं कि अम्रपाली दुबे, तो अम्रपाली दुबे जैसे मैं कहूंगा, जैसे उनका नाम लूंगा तो आपको पता चल जाएगा, अब ये तो हीरोइन है, ये तो भोजपुरी फिल्मों में काम करती है, ठीक है। अच्छा, इसकी निरहुआ के साथ ज्यादा बनती है, मतलब इसकी निरहुआ के साथ ज्यादा फिल्में आती हैं, दिनेश लाल के साथ। चलिए, उसके फंक्शन आपको पता चल गया। दूसरी बात, इसी बात को मैं घुमाता हूं। अगर मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि एक ना भोजपुरी की हीरोइन है जो भोजपुरी में काम करती है, वो ना निरहुआ के साथ बहुत ज्यादा फिल्म बनाती है, फटाक से आप कहेंगे अम्रपाली दुबे।
तो बात को समझिए, अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये नाउन है तो आपके इसको फंक्शन आना चाहिए, मतलब ये सब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है, इसके फंक्शन पता चल गए। अच्छा, दूसरी बात, इसी की बात को मैं फिर से घुमाता हूं, देखना, अगर मैं कहूं कि ये जो शब्द है ना, इस सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अरे ऑब्जेक्ट है तो पक्का ये क्या होगा, नाउन होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बालक, किसी भी शब्द को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तरीका है कि किसी नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। ये वाली कैटेगरी, इसके हिसाब से आप जो इसकी क्वालिटीज हैं यहां से भी पता कर सकते हैं आप, या फिर इसके अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में कोई भी शब्द जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आया हुआ है और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ तो वो नाउन होगा, ठीक है, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट में कहना चाहूंगा, नाउन के ये कार्य होते हैं, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। चलो मैं बारी बारी से मैं सेंटेंसेस में आपको दिखाता हूँ कि नाउन के काम क्या क्या होते हैं। आइए देखिए जरा, यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, लिखा कि रोहित वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। अब जरा देखना, रोहित इसमें क्या है जी, रोहित इसमें सब्जेक्ट है, अभी मैं नाउन नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं इसके फंक्शन की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये ना भोजपुरी में काम करती है निरहुआ के साथ, बाद में पता चलेगा भाई ये तो आम्रपाली है, ठीक है। अभी हम इसके काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये रोहित जो इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्यों है, अरे भाई आप तो समझ रहे हैं, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात होती है, ठीक है। देख लो बालक, इसमें काम है, काम क्या जी, देखने का, बोले तो ये वर्ब है, ये क्रिया है। अब देखा किसने, रोहित ने, मैंने देखने का काम किसने करा भाई, तो रोहित ने करा, तो रोहित इसका क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, अब देखो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब किसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड, आगे उसमें ऑब्जेक्ट आने की संभावना होती है। तो बालक, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो आगे संभावना किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। तो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, हम व्हाट या हुम से प्रश्न करते हैं। अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई हमें मिल जाता है तो वो फाइनली बालक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलो हम पूछ लेते हैं, देखो रोहित वॉच्ड, रोहित ने देखा, व्हाट क्या देखा, मूवी देखी, ठीक है। इसका मतलब हमें इसका रिप्लाई मिल गया है, तो ये मूवी जो है इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो ए है ये इसमें आर्टिकल है, अभी इसको आप आर्टिकल मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि आगे मैं इसी को डिटर्मिनर कहूंगा, आगे मैं इसी को एडजेक्टिव कहूंगा, मतलब तमाम चीजों में इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इसको आप कहेंगे हम आर्टिकल है, ठीक है बालक। एक बात और समझिए आप बालक, अब यहां पे देखिए आप कि इसमें जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो रोहित है, ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो क्या है, मूवी है। अब आप देखिए कि जो सब्जेक्ट रोहित वो किसी का नाम नहीं है, क्या नाम है, इसका मतलब है कि ये रोहित क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपको ऐसे पता चल गया कि जो नाउन होता है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, नाउन होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए जो मूवी है, मूवी वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और हमने पहले से पता है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कोई करे तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है बालक। तो इस सेंटेंस में जो मूवी है वो भी नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो रोहित है वो भी नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हमको मालूम है कि जो नाउन होता है उसका जो फंक्शन होता है, जो उसका काम होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, कुछ और भी चीजें देख लेते हैं कि बताओ, यहां से भी देख लेते हैं कि नाउन वो होते हैं जिनके जेंडर चलते हैं। बताइए, रोहित का जेंडर नहीं है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मूवी का जेंडर कौन सा पाएंगे, न्यूट्रल जेंडर कह लीजिए। अच्छा बताइए, क्या मूवी का नंबर नहीं चलेगा, नंबर सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो पाएगी मूवी, मूवी मूवीज, समझ रहे हैं। तो कुछ नाउन की क्वालिटी इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऐसे पहचानते हैं नाउन, ठीक है बालक। अगले वाले में आइए आप देखिए, अगला मधु बीट्स विशाल, है ना। देखो मधु का जो छोटा भाई है वो विशाल है, उसको वो पीट रही है बार बार। अच्छा, नाम ही इसका सिर्फ मधु है, ठीक है। ये देखिए कड़वी है, ये मधु, इसमें क्या है जी, सब्जेक्ट है। आपको पता चलेगा पीटने का काम मधु कर रही है, तो काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आ जाओ, ये बीट क्या हो गया जी, वर्ब हो गया जी, ठीक है। आगे पूछते हैं, मधु बीट, मधु जो है पीटती है, मधु बीट्स, व्हाट क्या पीटती है, सिर पीटती है, आंसर नहीं मिला जी। मधु बीट्स हुम, किसे पीटती है, विशाल को, आंसर मिल गया जी। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो नाउन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो भी नाउन है, ठीक है। आइए अगले वाले में बढ़ लेते हैं। मिस्टर शर्मा गोज टू ऑफिस, मिस्टर शर्मा इसका सब्जेक्ट, ठीक है जी। गोज इसकी वर्ब है। अब बार बार मुझे कहना ना पड़े कि जाने का काम मिस्टर शर्मा कर रहे हैं, तो करने वाला करता ये, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। आगे आइए, अब ये देखिए टू ऑफिस जो लिखा है, हर एक बच्चा सोचता है कि अब ना पता कर लें व्हाट या होम लगा के ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है, आओ पता करते हैं। मिस्टर शर्मा गोज, मिस्टर शर्मा जाते हैं, व्हाट क्या जाते हैं, अच्छा नहीं मिला। मिस्टर शर्मा गोज किसे जाते हैं, किसको जाते हैं, हाँ ऑफिस को जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया पक्का। वो फटाक से इसको क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट लिख देगा। नहीं बालक, ये गलती हो गई।
ये अगर इस तरीके से आप लिख देते हैं ना, आप उस बच्चे की तरह हैं जो कहता है कि उनकी तिरछी निगाहों ने घायल किया और ससुरा बाद में पता चला कि उनकी निगाहें ही टेढ़ी थी, मतलब उनकी निगाहें ही तिरछी थी। ठीक है, तो बाद में तुमको पता चलेगा अब यार ये तो ब्लंडर हो गया, मतलब बड़ी गलती हो गई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये तो वेयर का आंसर है। देखो, मिस्टर शर्मा गोज, मिस्टर शर्मा जाते हैं, कहां जाते हैं, वेयर, कहां जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। बट बालक एक बात तुम मुझे बता दो, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या हमारे पास कहां का ऑप्शन है? हम कहां से पूछ पाएंगे? नहीं, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सिर्फ हम व्हाट या होम से पूछेंगे। ठीक है, तो व्हाट या होम से पूछने पर इसमें आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो टू ऑफिस है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो बालक ये कुछ और ही होगा। आओ इसको ब्रेक करते हैं। आप तो इतने जानते हैं कि ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या जी? प्रीपोजिशन है। टू, इन, ऑन, है ना, ओवर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। और ये इसके आगे जैसे ये देखिए, आप आगे देखिए, ऑफिस, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये जो ऑफिस है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें एक बात और पता चली कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, ये पहले हमें पता चला। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन होते हैं, ये हमें पता पहले चल गया। अब हमें तीसरी बात पता चली है कि सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आता है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑफिस है वो नाउन है। अच्छा बताओ, नाउन है तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। क्या इसका सिंगुलर से प्लूरल हो पाएगा? ऑफिस, ऑफिसेस, बिल्कुल हो पाएगा जी। तो पक्का ये क्या है? नाउन है। ठीक है, आगे आ जाइए, दूसरा देखिए, नेक्स्ट वाला, राहुल इज एन एक्टर। राहुल एक हीरो है। आ जाओ देखते हैं भाई, राहुल इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट राहुल क्यों है, राहुल ने क्या काम कर दिया भाई कि इसमें सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ जी है, सही कह रहे हैं सर, इसमें तो कोई काम ही नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट कैसे हुआ भाई? तो वही वाली बात ना, जिसमें कोई काम रहेगा तो काम को करने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, और जिसमें कोई काम नहीं रहेगा तो उसमें जिसके बारे में बात होगी, जो मेन आइडिया होगा, जो मेन थीम होगा, वो क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें राहुल के बारे में बात हो रही, तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट। आगे बढ़ लीजिए, इज। इज क्या? इसका एक वर्ब है। ठीक है जी, चलो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। आगे जो है एन, एन क्या है जी? आर्टिकल मान लेते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल हो गया। और ये एक्टर क्या है? फटाक से हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था तुमको, व्हाट या होम से ऑब्जेक्ट निकल जाता है। देखो, आपने पूछा होगा कि राहुल है, क्या है राहुल? तो आप फटाक से बोल दिए हीरा सखी, है ना, चश्मा लगा के घूमे पूरा गौवा सखी, है ना, हीरा सखी। अरे भैया, हमारे यहाँ ना जो चश्मा लगा के गौवा पूरा घूमे, मतलब जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता, उसे हम लखैरा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से भाई, जिस सेंटेंस में कोई काम धाम नहीं रहेगा, मतलब जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं रहेगा, उसमें व्हाट या होम लगा करके आप ऑब्जेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। बात को समझना। देखो, इसमें कोई काम नहीं है, जब कोई काम नहीं है तो इसमें आप व्हाट या होम से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि व्हाट या होम जो हमें पूछना है ना, वो ऐसे सेंटेंस में पूछना है जिसमें कोई काम हो, मतलब प्ले, कम, गो, है ना, मतलब एक्शन वर्ब हो, जो एक्शन को दर्शाती हो, तब उससे हम पूछेंगे। उससे पूछने के बाद अगर हमें रिप्लाई मिलेगा तब ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहां तो हमारे पास काम ही नहीं है, जब काम ही नहीं है तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे, जब पूछ नहीं पाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा। तो बालक, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर है क्या? सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आ चुका है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। देखो, नाउन के जो काम होते हैं वो 2-3 काम फेल कर गए, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या? इसमें कहीं प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। फिर बचा क्या हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है बालक, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, देखो वास्तव में ये रियल में कॉम्प्लीमेंट ही है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये है कॉम्प्लीमेंट। देखो, ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, मतलब जो किसी को पूरा कर दे। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं इसको ढक लेता हूं, देखो, राहुल इज एन, राहुल है एक क्या? चोर। क्या है भाई? डांसर, टीचर, कुछ तो है। अब वो हमें लिखना पड़ेगा, वो बात हमें बतानी पड़ेगी, उसके बिना राहुल क्या है? अधूरा है। समझ रहे हैं? जैसे आप वो लिखेंगे वो राहुल क्या हो जाएगा? पूरा। तो जैसे हमने लिखा कि राहुल इज एन एक्टर, राहुल एक हीरो है। अब यहां पे देखिए, ये एक्टर जो है शब्द, ये राहुल को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब राहुल को पूरा कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरे तरीके से समझो बालक, एक तरीका और देखो, ये इज, एक बात तुम मुझे बता दो कि इज जो है यहाँ पे वर्ब है, तो वो कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? चलो बात को समझो। देखो बालक, ये क्या है? इसमें मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बात को समझिए। अगर मान लो मैं ऐसे कहता कि राहुल इज टीचिंग इंग्लिश, राहुल इज टीचिंग इंग्लिश। अब जरा बात को समझना, यहां पे देखिए, राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज क्या हो गया? इसका वर्ब, और टीचिंग भी क्या है? एक वर्ब है। इसमें 2 वर्ब आया, तो एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनेगा और दूसरा वाला क्या बनेगा जी? मेन वर्ब बनेगा। ठीक है, और इंग्लिश क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। जरा देखना, राहुल पढ़ा रहा है, व्हाट, क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे तो जरा समझना कि ये इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों?
क्योंकि इसके आगे एक वर्ब और आया हुआ है। और यहां देखिए ये वाला जो इज है ना, ये किसी की हेल्प ही नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, जो आदमी किसी की कभी कोई हेल्प ही नहीं करेगा उसको तुम मददगार बोल दोगे? जिसने कभी 1 रुपया किसी को दिया नहीं तुम उसको दानी बोल दोगे? अब बताओ ये वाला वर्ब किसी दूसरे वर्ब की, बताओ कोई आगे वर्ब है, ये वाला वर्ब किसी दूसरे वर्ब की मदद ही नहीं कर रहा है, तो फिर आप इसे हेल्पिंग वर्ब बोल दोगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये खुद ही मेन वर्ब है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊं। मान लो कि मम्मी है, ये देखो मम्मी है, मान लो ये घर पे मम्मी है और ये है पापा, ठीक है जी। अब मम्मी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये जो पापा हो गए ये मेन वर्ब, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन जो है पापा ना किसी काम से बाजार चले जाते हैं। अब जब पापा उस दिन नहीं है, बाजार गए हुए हैं, कोई आदमी आएगा तो कहेगा कि अंकल जी हैं क्या? वो है, तो ये मम्मी क्या कहेंगे? नहीं है, बताइए क्या काम है? ये तब खुद ही मालकिन बन जाएंगी। मतलब मेन वर्ब के न रहने पर हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। तो मम्मी तुम्हारी कहेंगे ना, हाँ बताओ क्या काम है, हमें से बताओ, हमें ही है ये समय प्रधान घर के, समझ रहे हैं? तो ठीक उसी तरह से जब किसी वाक्य में 2 वर्ब आएगी तो एक हेल्पिंग वर्ब बनेगा, दूसरा वाला मेन वर्ब बनेगा। लेकिन जिसके घर में एक आदमी है वही अपने घर का मुखिया होगा, मतलब वही मेन होगा। तो इस सेंटेंस में एक वर्ब है तो यही मेन वर्ब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब एक बात समझिएगा, एक बात यहां पे समझिएगा। आपको पता चल गया बालक कि ये जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि बी की फॉर्म, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बी की फॉर्म में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। जरा समझिएगा, बी की फॉर्म में जो होता है इज, एम, आर, वाज, वर और ये लास्ट वाला हो गया हमारा बीन। टोटल 7 है, देखिए बी को लेकर के इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। ये बीन लिखा हुआ है, बीन और ये बी। अगर बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, अगर बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम न करके मेन वर्ब का काम कर जाए तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दोबारा सुनिए, अगर बी की फॉर्म बोले तो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये हेल्पिंग वर्ब ना बने किसी वाक्य में बल्कि मेन वर्ब बने, और जब ये मेन वर्ब बनेगी बी की फॉर्म तब वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है लिंक। ना कहते हैं जैसे अपने दोस्त से, तुम्हारे यार उसे लिंक है, हमरो कमो करा दा, हमरो सेटिंग कराओ, समझ रहे? या फिर आप कहते हैं तुम्हारे कत्तो वहां लिंक है यार, तो हमरो कमो करा देता। ठीक उसी तरह से लिंक मतलब जोड़ होता है। तो बालक यहां पे देखिए बी की फॉर्म इज है और इज यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, तो मेन वर्ब को हम क्या बोलेंगे? यहां पर लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग का मतलब हो गया लिंक करने वाले, बोले तो जोड़ प्लस। इसका मतलब है ये जो वर्ब है ना, ये इस राहुल को और इस एन एक्टर को, जो एक्टर है, इसको क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो ऐसा समझिएगा बालक, जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन ये मेन वर्ब का काम करे तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और ये उस समय लिंक करने का काम करता है। और लिंकिंग वर्ब के आगे हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है और उस कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टर है ना, ये देखो यहां पे रखने से ये इस राहुल को पूरा कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब राहुल इसमें क्या है जी? राहुल इसमें सब्जेक्ट है, तो ये जो एक्टर है वो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बालक कॉम्प्लीमेंट 2 तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे बताने के लिए आपको 2 ऑब्जेक्ट लाने पड़ेंगे एक सेंटेंस में, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वहां पे मुझे उसको समझाने के लिए चाहिए थोड़ा सा समय, तो मैं उसको अगले एपिसोड में किसी और दूसरे एपिसोड में डील करूंगा, ठीक है बालक। तो यहां पे आप समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फाइनली समझिए, यदि बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर जाए तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है बालक। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो एक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट है, और एक्टर जो कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन का जो काम होता है वो कॉम्प्लीमेंट बनने का होता है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, क्या एक्टर का एक्ट्रेस नहीं हो सकता? हो सकता है। जब एक्टर का एक्ट्रेस हो सकता है इसका मतलब नाउन के ही नंबर चलते हैं, तो पक्का ये क्या एक्टर क्या हो गया? नाउन। और राहुल क्या है? ये तो प्रॉपर नाउन, आप जान रहे हैं किसी का नाम है तो सब्जेक्ट बना हुआ, ये फिर क्या है? नाउन, ठीक है बालक। एक जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां जहां आर्टिकल आया ना, जहां जहां आप देख सकते हैं, जहां जहां आर्टिकल है, कहां आर्टिकल? ये का आर्टिकल यहां देख, एन आया है, एक यहां पे है, तो आर्टिकल भी दर्शाता है कि आगे क्या है? नाउन है। जैसे मान लीजिए कि सिंदूर, ये दर्शाता है कि इस औरत का पति अभी इस धरती पर है। ठीक उसी तरह से आर्टिकल भी ये बताता है कि आगे क्या है? नाउन है। तो यहां भी देख सकते हैं आप, ऐसे ही पता कर सकते हैं कि एन आया, अब ये तो आर्टिकल है तो पक्का आगे वाला क्या होगा? नाउन होगा। यहाँ पे क्या है? ए आया, अब आर्टिकल है, इसका मतलब आगे क्या होगा? नाउन होगा। तो बालक इस तरीके से हम नाउन को पहचानते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जहर वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने पीछे नाउन आपको पढ़ा दिया है ना, नाउन के फंक्शन आपको बताया, जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया, उसको पहचानते वगैरह कैसे, मतलब सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। बालक अगर आपको काबिल बनना है ना तो प्रोनाउन को भी उसी तरीके से पढ़ना होगा। हालांकि मैंने नाउन के काइंड्स नहीं पढ़ाए हैं,
ठीक है, पढ़ाऊंगा फुर्सत में बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको प्रोनाउन भी बिल्कुल काबिल तारीफ वाला पढ़ना है, आपको काबिल बनना है, रट के आगे नहीं बढ़ना है ना, तो बालक बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और बड़ी डीपली समझना होगा, ठीक है। और इसकी डेप्थ में चलते हैं और इसको समझते हैं कि आखिरकार प्रोनाउन होता क्या। बालक जैसा कि किताब में लिखा होता है, जैसे हमारे टीचर वगैरह डिस्कस करते हैं, हमारे साथ बताते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, वो लोग कहते हैं कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे आता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी सुनी होगी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है बालक। चलो, यानी कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक। मैं आपको समझाता हूं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखो, इंग्लिश ग्रामर में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम, ठीक है। दोबारा सुनना, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम होता है। बालक आपने देखा था पीछे नाउन, नाउन क्या होता है जी, नाउन नेम होता है, ठीक है। मतलब नाउन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेम के लिए इस्तेमाल, यानी कि जब हमें किसी का नाम दिखाना होता है तो ग्रामर में हम उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। आ जाओ एक बात और समझो, प्रोनाउन क्या होता है बालक, चलो समझना। यहाँ पे देखो, प्रोनाउन को मैं दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। एक मैं रखता हूँ प्रो और दूसरा हो गया प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। अब नाउन का मतलब आप तो समझ ही रहे हो क्या होता है, नाम, ठीक है। यहां समझना प्रो, आपने बहुत सारी गाड़ियों को देखा होगा, पैशन प्रो है ना, स्प्लेंडर प्रो, क्या है बालक वो, पैशन प्रो स्प्लेंडर प्रो क्या है, समझना। जो पहले वाली पैशन प्लस थी, जो स्प्लेंडर प्लस थी, जो है जो भी उसका नाम रहा होगा, उसकी जगह पे पैशन प्रो आ गई। क्यों, क्योंकि प्रो का मतलब ही होता है के लिए या फिर के स्थान पर। समझना ध्यान से बालक, कहना क्या चाह रहा हूं मैं। देखो, इस प्रो का मतलब ही है के लिए या फिर के स्थान पर, ठीक है। तो वो समझना, वो पैशन प्रो क्यों लिखा होता है, क्योंकि जो पिछली गाड़ी आई थी पैशन प्लस, जो स्प्लेंडर प्लस आई थी ना, अब वो प्रो आ गई है, मतलब उसके स्थान पर अब कोई नई गाड़ी आ गई, ठीक है। मतलब मान लो पहले पैशन गाड़ी थी, अब आ गई पैशन प्रो, मतलब कि पैशन के स्थान पर अब पैशन प्रो, ठीक वही वाली बात यहां समझना। प्रो का मतलब होगा के लिए के स्थान पर, किसके लिए, नाउन के लिए, किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर। यानी कि नाउन के लिए जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। या फिर ऐसे कहिए, नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बालक, आप समझ लो डिटेल में यहीं से कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर आता है। यहां पे भी, यहां से सब समझने की कोशिश करिए। आगे मैं नेक्स्ट बताऊं बालक। देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछूं कि प्रोनाउन क्यों बनाया गया, तो लोग भी बताते हैं, किताब भी हमारी यही बताती है कि प्रोनाउन बनाया गया है ताकि किसी का नाम बार बार न लिया जाए, ठीक है। मान लो मैं कहूं कि राहुल इज अ टीचर, ठीक है, राहुल एक टीचर है। दूसरा मैं कहूं राहुल टीचर्स इंग्लिश, राहुल इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। राहुल लिव्स इन आजमगढ़, वो आजमगढ़ में रहता है। मतलब मैं बार बार राहुल राहुल कहूंगा ना तो बुरा लगेगा वाला, जो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है ना वो खत्म हो जाती है। तो लोग बताते हैं, किताब भी बताती है, लैंग्वेज की ब्यूटी को बनाए रखने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपको बार बार राहुल नहीं कहना, एक बार अगर आप राहुल कह देते हैं तो दोबारा आपको क्या कहना जी, ही कहना, ठीक है। दूसरी बात वो समझिए कि लोग ये भी कहते हैं, हमारी किताब ये भी कहती है कि नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, बोले तो बार बार नाम न लिया जाए और भाषा की सुंदरता बनी रहे, इसलिए हमें सिर्फ एक बार नाम लेना है और जब जब नाम लेने की जरूरत पड़े तो उस नाम की जगह पे क्या रखना होता है, हमें प्रोनाउन रखना पड़ता है, ठीक है बालक। ये हमें बताया जाता है। आओ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मानना है कि प्रोनाउन क्यों बनाया गया। देखो, अगर आप किसी चीज के बनने की वजह समझते हैं, इट मीन्स आप उसको पूरी तरह से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता। बल्ब किस लिए इस्तेमाल किया जाता, उजाले के लिए ना। तो आप समझो प्रोनाउन किस लिए बनाया गया, वो आखिरकार वो वजह क्या, ठीक है। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, तो यहां पे वजह तो मालूम है ना कि मैं क्यों जी रहा हूं, क्योंकि वजह तुम ही हो, ठीक है जी। आ जाओ समझो प्रोनाउन क्यों बना, इसका वजह क्या। अगर मान लो वही वाला एग्जांपल मैं आप लिखता हूं कि राहुल इज अ टीचर, समझना बालक, ठीक है जी। अगर मैं कह दूं कि राहुल टीचर्स इंग्लिश, दूसरा मैं कहता हूं कि राहुल लिव्स इन यूपी, ठीक है। अब जरा देखना वाला कि यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि राहुल इज अ टीचर, राहुल टीचर्स इंग्लिश, राहुल लिव्स इन यूपी, उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है। अब तुम समझना, तो जो किताबी भाषा है, जो हमारा टीचर बताता है कि बार बार राहुल का नाम नहीं लेना है, इससे लैंग्वेज की ब्यूटी चली जाती है। चलो भाई ठीक है, बार बार नाम ले लेते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो प्रोनाउन इसलिए बनाया गया है
वो कहता है कि प्रोनाउन इसलिए बनाया गया है ताकि जो है नाउन की रिपीटिशन को रोका जा सके, मतलब नाउन का दोहराव बार बार ना हो सके। बालक तो यहाँ पर जो राहुल दोबारा कहा गया है, जो तीसरी बार राहुल कहा गया, यहाँ पे हम राहुल ना कह करके बल्कि क्या कहेंगे, ही कहेंगे। ही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ही। अब क्या होता है, किताब के अकॉर्डिंग हमारी जो है ये बात बनती है कि इसकी सुंदरता बढ़ जाती है और नाउन का बार बार रिपीटेशन रुक जाता है। जरा देखना, राहुल इज अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश, ही लिव्स इन यूपी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, और किसी का नाम भी बार बार लेने से ना उसे थोड़ा अजीब लग जाता है, उसे बुरा लग सकता है। ठीक है, अच्छा, मेरा मानना है ये बात बिल्कुल सही है, मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं क्या मानता हूं, मेरा मानना है कि प्रोनाउन इसलिए बना है, मान लो कि किसी का जब नाम नहीं पता हो तो बताओ उसकी जगह पे तो कुछ कहना पड़ेगा ना। दोबारा सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बालक, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब किसी का नाम नहीं मालूम होगा तो उस दौरान तो हमें उसको कुछ कहना पड़ेगा ना, उसकी जगह पे कुछ बोलना पड़ेगा। एक एग्जांपल समझो, मान लो हमारी मम्मी को पता नहीं होता कि फ़ोन किसका आ रहा है, तो वो क्या कहती हैं, अरे कौनों का फ़ोन आ रहा है, केहू का फ़ोन आ रहा है। जरा समझना, अगर उनको पता ही चल गया होता कि मोहन का आ रहा है, राम का आ रहा है, शालिनी का आ रहा है, तो बोलती है ना कि अरे शालिनी का फ़ोन आ रहा है। वो क्या बोलती हैं, केहू का फ़ोन आ रहा है। जरा तुम समझना, उनको पता नहीं था उस लड़की का नाम, उस लड़की का नाम क्या है, इसलिए उसके नाम की जगह पे उन्होंने केहू बोला है, कौनो बोला है। तो जो भी शब्द किसी नाम के जगह पे रखे जाते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब किसी का नाम नहीं पता होता है तो उस लिए क्या बनाया गया है, प्रोनाउन बनाया गया है। ठीक है बालक, अभी आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके जूते में कुछ चला जाए तो आप ना कह सकते हैं, अब यार जूते में पता नहीं क्या चला गया, कुछ तो जूते में है, कुछ जूते में चला गया। आप बताओ कुछ किसकी जगह बोल रहे हो। अगर आपको पता ही चल जाता कि जूते में पत्थर चला गया तो आप बताओ कुछ बोलते नहीं, तो आप पत्थर की जगह कुछ बोल रहे हो। इट मीन्स जब आपको नाम नहीं पता होता है तो आप प्रोनाउन का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात समझिए, और मान लीजिए किसी का नाम बहुत बड़ा बड़ा आ जाए बार बार, है ना। आपने धमाल मूवी देखी है, धमाल मूवी में वो कहता है ना, भैया गोवा लेते चलो, वो लिफ्ट मांग के जब वो दोनों बैठते हैं ना टैक्सी में, तो कहता है कि गोवा कितनी दूर, कब तक पहुंचेंगे, तो कहता है नाम बताते पहुंच जाएंगे वहाँ गोवा। तो कहता ठीक है बताओ अपना नाम, तो अपना नाम बताता तो कहता है कि मेरा नाम है चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मतलब इसमें जोड़ता जोड़ता चला जाता बहुत बड़ा। मैंने तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए किसी का नाम है चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अब तुम जरा समझना, इतना बड़ा नाम अगर किसी का है और जब उसके नाम की रेपिटेशन बार बार करनी होती तो सोचो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन क्या दे पाते। सारा पेज तो हमारा उसके नाम से ही भर जाता। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नाम लिखते तो उसके बारे में लिखते कि इज अ टीचर, फिर इतना बड़ा नाम लिखते उसके बारे में लिखते टीचर्स इंग्लिश, फिर इतना बड़ा नाम लिखते उसके बारे में लिखते लिव्स इन इंग्लिश। तो भैया एक बार कष्ट करके इतना बड़ा नाम लिख लो, बार बार उसकी जगह पे लेडी होगा या लेडा, ही सी हम क्या करते रहेंगे, लगाते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि प्रोनाउन कुछ इस यूं ही बना होगा, कुछ इसलिए भी बना होगा कि जब किसी का नाम बहुत बड़ा बड़ा आ जाए उस चीज को भी रोकने के लिए, ठीक है, प्रोनाउन बनाया गया। और जब किसी का नाम न पता हो उसके लिए क्या बनाया गया, प्रोनाउन बनाया। ठीक है बालक, तो हर बात को आप कंक्लूड करके चारों बात आप याद रख सकते हैं कि प्रोनाउन क्यों बनाया गया। आगे बढ़ता हूं बालक, आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन एक शब्दों में हो सकती है। देखो अगर आप किसी चीज को समझ जाते हो ना कि वास्तव में ये है क्या, तो उसकी डेफिनेशन ना आप यूं अपने से भी तैयार कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं ना कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के लिए आता है। ठीक है, आप कह सकते हैं प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट स्टैंड्स फॉर नाउन। ये किसके लिए आता भाई, नाउन के लिए आता। लो जी, ये इसका एक डेफिनेशन बन गया। तो कोई जरूरी नहीं आप रट्टा मारें, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कोई जरूरी नहीं है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, कोई जरूरी नहीं बालक। रट्टा वाली विद्या को छोड़ दीजिए, आप समझदारी वाले पे आइए, काबिल बनिए और आशा रखिए, विश्वास रखिए, बहुत दूर तक जाएंगे। काबिलियत रही तो सफलता झक मार के पीछे आएगी। ठीक है, आ जाओ। तो हमें डेफिनेशन पता चल गई, प्रोनाउन क्या होता है हमने दो भागों में तोड़कर उसको समझ लिया, प्रोनाउन क्यों बनाया गया है, ठीक है, ये सब समझ लिया। बालक किसी भी वाक्य में आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रोनाउन है कि नहीं, तो फिर मैं आपको बताऊं, समझना कैसे पहचानेंगे। देखो आप इतना जान गए हो, नाउन की जगह पे क्या आता है, प्रोनाउन आता है। ठीक है, ऐसे मैं कहूं कि जो काम नाउन करता होगा तब तो वही काम प्रोनाउन करता होगा। अभी पीछे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में सब कुछ बताया, नाउन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते सब बताया कि नाउन सब्जेक्ट काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया। और भी मैंने बताया है कि नाउन का जो जेंडर होता है,
नाउन के केस चलते हैं, नाउन का नंबर होता है ना जी, नाउन का पर्सन होता है। ठीक है बालक, इतनी सारी बातें मैंने नाउन के बारे में बताई कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में सब डील किया मैंने। नाउन का जेंडर होता है, नाउन का केस होता है, नाउन का नंबर होता है और नाउन का पर्सन चलता है। ठीक है, तो प्रोनाउन के भी यही सारे गुण होंगे। सोचिए, अगर मान लीजिए नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है तो जो जो काम नाउन कर रहा है वही काम प्रोनाउन कर रहा होगा। अरे यार तुम इतना दिमाग लगाओ, अगर कोई नाचने वाला है और वो बीमार हो जाता है, उसकी जगह पे कोई आएगा तो वो नचबो करेगा ना, वही तो नाचेगा। ऐसा तो है नहीं कि नाचने वाले की जगह पे हम गायक ला के गवाएंगे, नहीं, उसको भी हम, उसकी भी जगह हम नाचने वाला ही लाएंगे। कहने का मतलब नाउन की जगह पे जो आएगा वो तो प्रोनाउन रहेगा, लेकिन काम वो वही करेगा जो नाउन कर रहा होगा। इसका मतलब है किसी भी सेंटेंस में अगर हमें प्रोनाउन पहचानना है तो हम उसके एट्रीब्यूट से पहचानेंगे। देखो उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, वही एट्रीब्यूट्स जो नाउन के हैं। कहने का मतलब ये हो गया प्रोनाउन भी यह सारा काम कर सकता है। मतलब प्रोनाउन का भी जेंडर, केस, नंबर, पर्सन हो सकता है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। एक एग्जांपल से समझिए जरा, मैं यहां पे कहूं, जरा देखना यहां पे, ही सॉ मी। सेंटेंस छोटा है लेकिन मर्म इसका बहुत बड़ा है। जरा देखना, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। अब बता दो तुम मुझे, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है जी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब निकालना बता दिया हूं। ये ही सब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि यह इस क्रिया का डूअर है। आप ही तो कहते हो ना काम को करने वाला कौन होता, करता होता। बताओ देखने का काम कौन करे जी, ही ने करा तो ही डूअर बन जाएगा, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। अच्छा, ही ने क्या देखा, व्हाट, क्या देखा नहीं पता, ही ने किसको देखा, मुझे देखा। आप भी तो जानते हो ना व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता, ऑब्जेक्ट होता, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन। अच्छा, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, इसका मतलब है प्रोनाउन भी वो काम कर सकता है। तो आपको फाइनली इतना पता चल गया होगा, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, ये सारा का सारा काम, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, ये कौन कर सकता है जी, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट बना है, अगर ये ऑब्जेक्ट बना है, तो हो सकता है ये नाउन हो या प्रोनाउन हो। अरे भाई नाउन होगा तो किसी का नाम होगा, नाम की जगह पे आया होगा तो प्रोनाउन हो। एक बात बताओ, ही किसी का नाम होता है क्या? अगर मैं यहाँ पे मोहन होता तब ना नाम होता, यहाँ तो मोहन की जगह पे आया है, मोहन ने मुझे देखा, तो इसका मतलब मोहन की जगह पे आए तो ये क्या होगा जी, प्रोनाउन। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। आगे बढ़ लेते हैं, मुझे देखा, अगर मैं कहूँ मोहन ने मुझे देखा तो यहाँ भी देख लो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे क्या है, नाउन है। मैं किसी का नाम होता है, नाम नहीं है, ये नाम की जगह पे आया। अगर मान लो मैं मोहन ने राहुल को देखा, तो राहुल का तो यहाँ नाम लिखा नहीं, राहुल के नाम की जगह पे कुछ लिखा गया, इसका मतलब मी भी क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। ठीक है बालक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में कैसे आप पहचानेंगे, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप रटे हैं कि ये प्रोनाउन होते हैं, अगर आप झलक देख करके तेरी झलक असरफी, समझ रहे, अगर आप ऐसे ही पहचान जाते हैं चलो तो ठीक ही बात है। ठीक है, नहीं रटे हैं तो आप कॉन्सेप्चुअली डील करिए, उसको समझिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे कोई नाउन बनता है, कैसे कोई प्रोनाउन बनता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या क्या परफॉर्मेंस करता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो समझ के आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी रही तो तेरी झलक असरफी वाला नियम लगा लीजिए भैया, झलक के ही देख के पहचान लीजिए। ठीक है, झलक दिखला जा वाला करके। तो इस तरह से प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो आप तो समझ ही गए हो ना कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन किसी का नाम होता है, उसी नाम की जगह पे कोई आ जाए तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के जितने भी काम होते हैं वही प्रोनाउन भी कहता है ना। कहते हैं ना कि तेरे दर पे आए हैं तेरे दीवाने, हम प्रोनाउन हैं, हम नाउन का आए हैं फर्ज निभाने। समझ रहे हैं? तो अगर ये प्रोनाउन कहता कि तेरे दर पे हम आए हैं, मतलब अगर हम तेरी जगह पे आए हैं तो बस हमारा नाम प्रोनाउन है, तेरा फर्ज हम निभाने आए, मतलब जो जो तू कार्य करेगा ना वही वही कार्य मैं भी करूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बालक? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जहर वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज, बाय। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। आप जितने भी प्रकार के जानते होंगे वो बालक उतना होता होगा, लेकिन वास्तव में रियल में जो प्रोनाउन होता है ना वो 11 काइंड्स का होता है, मतलब 11 प्रकार का होता है। अब बालक वो कौन कौन सा होता है पहले हम उसको लर्न करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि विदेशी ट्रिक के थ्रू हम सीखेंगे कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले में आता है। आप इतना जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भली बात बखूबी डिटेल से डिस्कस किया है, जहर लॉजिक भी दिया मैंने पीछे। ठीक है, उसके फंक्शन वगैरह के बारे में भी डिटेल से चर्चा करिए। आ जाओ यहाँ पे समझो तुम, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है, तो मैं एक विदेशी नाम लिखता हूँ, उस नाम के थ्रू, उस नाम के ट्रिक के जरिए मैं बता दूंगा कि प्रोनाउन 11 प्रकार का होता है। जरा देखना यहाँ पे, एक विदेशी आदमी जिसका नाम है पीडर, PIDER। ठीक है जी, पीडर।
पीडर नाम का कोई व्यक्ति है जिससे प्रोनाउन ने 22,223 रुपया उधार लिए। अब 22,223 रुपये कैसे लिखेंगे आप? हर एक अल्फाबेट के नीचे 2 2 लिखते चले जाइए, लास्ट में 3 लिख दीजिए। देखिए, पी के नीचे 2, आई के नीचे 2, डी के नीचे 2, ई के नीचे 2 और लास्ट में 3। ठीक है बालक, समझो मैं क्यों कह रहा हूं कि पीडर नाम व्यक्ति से प्रोनाउन ने 22,223 रुपये उधार लिए। मान के चलो तरीका है तो समझने का, बस समझते हैं कि जब प्रोनाउन इनके पैसे नहीं लौटा पा रहा है तो पीडर इनके बारे में खुल करके बता रहा कि प्रोनाउन में 11 लोग हैं फिर भी मेरे पैसे नहीं लौटा पा रहे भाई हैं। अब 11 लोग कैसे हम पता कर पाएंगे? देखो, और वैसे आप जानते हो आप जिसका पैसा ले लेते हो ना, अगर नहीं देते हो तो फिर बाद में वो मांग मांग के थक जाता है ना, तो आपकी बुराई करने लगता है, आपके बारे में जो भी है वो सब बकने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीडर भी प्रोनाउन के बारे में बक रहा है कि इसके परिवार में 11 लोग हैं। वो कौन कौन से लोग हैं आओ समझ लेते हैं। पी के नीचे मेरा 2 लिखने का मकसद ये है कि पी नाम से 2 प्रोनाउन होते हैं, आई नाम से 2 होते हैं, डी नाम से 2 होते हैं, ई नाम से 2 होते हैं, आर नाम से 3 प्रोनाउन होते हैं। आओ जी मैं बारी बारी से लिख देता हूँ पी नाम से कौन कौन से 2 होते हैं। बालक देखो, पी नाम से 2 प्रोनाउन होते हैं। पहला हो गया जी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और पी नाम से एक प्रोनाउन और होता है जिसको आप कहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। याद कर लेना बालक, बड़ा आसान है, एक बार इस ट्रिक के थ्रू आप पढ़ लेंगे फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखना, पी से 2 हो गए, आई से भी 2 होता है जी। आई से 2 हमारा हो गया क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जो दूसरा है वो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है बालक। अब हमारा डी से भी 2 है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है जी। ई से हमारे 2 हैं, एम्फेटिक जो एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, और एक हमारा एक्सक्लेमेटरी, आप इसे एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं, ठीक है। और आर से हमारे 3 प्रोनाउन हैं। हमारा एक है रिलेटिव प्रोनाउन, एक है रिफ्लेक्सिव और एक है रेसिप्रोकल। ठीक है बालक, चलो इस तरह से आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 प्रकार के हो गए। तो इस तरह से बालक आपको याद रखना है कि पीडर नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 22,223 रुपया उधार लिया। 22,223 लिखने का मतलब हो गया पी के नीचे 2, आई के नीचे 2, ऐसे करके आप आइडिया लगाएंगे। पीडर पी से 2 होता है, पहला क्या हो गया? पर्सनल पॉजेसिव, 2 निकल गए। आई से क्या होगा? इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट, ठीक है जी। डी से क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। ई से क्या होगा जी? एम्फेटिक एक्सक्लेमेटरी। आर से क्या हो जाए? रिलेटिव रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आप आइडिया लगाकर ये याद कर सकते हैं कि प्रोनाउन टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। बालक अगले एपिसोड में या फिर हम कभी डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, मतलब इन तमाम सभी प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आया होगा और आसान तरीके से इसको लर्न कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू, बाय। थीसिस भी पढ़ा रहा हूँ उधर 12th क्लास के लिए, और अन्य क्लासेस के लिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चला रहा हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने नाउन को बखूबी डिस्कस किया है कि दुनिया का कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई सामान है, अगर उसका नाम है, आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई नाम है तो वो नाउन है, ठीक है जी। किसी का भी नाम हो वो नाउन है। उसकी जगह, अच्छा नाम की जगह पे कोई आए ना तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अगर भाई आप किसी का नाम नहीं जान रहे तो आप कहेंगे ना कोई मिलने आया है, कोई आया है, तो कोई आप किसकी जगह बोले, करे नामों की जगह ना, तो प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लड़कियों भी कहती हैं कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, है ना, मतलब कोई लड़का मुझे देख रहा है, कोई लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, उसका भी नाम नहीं पता उसे, जब तक वो क्या बोल रही है, प्रोनाउन बोल रही है, ठीक है। घर पे भी कहती है कि मम्मी जो है कोचिंग में एगो लड़का पसंद है, शादी ओकरे से करेंगे, ओकरे से करेंगे, ओकर नाम नहीं बता रही, ओकरे से करेंगे, मतलब उसके नाम की जगह कुछ रख रही है तो प्रोनाउन है। बखूबी हमने डिस्कस किया है कि प्रोनाउन क्या होता है बालक, ठीक है। लास्ट में हमने एडजेक्टिव पढ़ाया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हमने बताया है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हर एक शब्द एडजेक्टिव नहीं होता है, हर एक शब्द एडजेक्टिव नहीं होता है। क्या है क्या नहीं है अब जाके देखिएगा, बताया मैंने कि अगर किसी की विशेषता बताई गई है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं,
देसिया में अगर हम बताएं तो जैसे मान लीजिए कोनो लड़का लड़की की शादी होती है तो देखवारी होता है, देखा देखा जगह बोलते हैं, तो हमें देख के आते इतना कहते हैं अरे लड़कियाँ तो बहुत गोरी है, लड़का बहुत काला है, ये उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। या फिर आप कहते हैं जैसे ना कि मैं जा रहा हूँ कलम लेने, पेन लेने जा रहा हूँ, तो पेन एक तो नाम है, ठीक है, तो नाउन हो गया। और कैसी कलम लेने जा रहे हैं भैया, हम नीली पीली काली गुलाबी लेने जा रहे हैं, तो ये उस पेन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा 2 4 6 लूँगा पेन, तो वो भी तो पेन के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, कि मैं 4 पेन लूँगा 6 पेन लूँगा भैया, तो ये भी एडजेक्टिव है। चाहे उसकी क्वालिटी बताए तो क्वांटिटी बताए, कुछ भी बताए तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है बालक, आ जाओ। तो नाउन किसी का नाम हो गया, जूते में कुछ घुस गया। अगर हम जानते कि कंकड़ घुस गया तो कंकड़ का नाम नहीं ले लेते, कील का नाम ना लेते, ले लेते ना जी, लेकिन पता ही नहीं है नाम, नाम नहीं पता है, या फिर नाम के रेपिटेशन को रोकना चाहते हैं, नाम छुपाना चाहते हैं ना। कोचिंग में एगो लड़का पसंद हुआ तो वो उसके नाम की जगह पे कुछ कहेंगे तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, बाकी नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, काला साड़ी वाला गाना गाया था मैंने एडजेक्टिव वाले वीडियो में, तो साड़ी की विशेषता बता रहा है काला, इसलिए वो काला क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव बनेगा। तो जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव को सीखे हैं, ये सिर्फ अभी आपने शब्द सीखा है। अगर आप वर्ब को सीख जाएंगे, जो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं, टुडे वी आर गना डिस्कस अबाउट वर्ब। आज हम ना वर्ब को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब क्या होता है। अच्छा, अगर बालक हम वर्ब को सीख गए ना, तो नाउन प्रोनाउन ऐसे होते हैं शब्द जो सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे कोनो आदमी ही दुल्हा बनेगा, मतलब लड़का ही दुल्हा बनेगा, लड़की दुल्हा नहीं बनेगी। तो नाउन प्रोनाउन अगर आप सीख गए तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा किसी सेंटेंस का। अगर वर्ब सीख जाएंगे तो अब सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मतलब कि वर्ब जो है ना, वो ग्रामर का या किसी भी सेंटेंस का सबसे बड़ा हथियार है। बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब है, आप ना 100 बात की एक बात, मतलब गठिया लीजिए, कहें एक बात गठिया ला चुनरिया में, तो तुम भी गठिया लीजिए इस बात को कि मेक इट अ पॉइंट, गांठ बांधने को बोलते हैं, मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट कर लीजिए कि विदाउट वर्ब एनी सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। कोई जो वाक्य है वो पॉसिबल ही नहीं है वर्ब के बिना। ठीक है, तो आज हम वर्ब सीख करके सेंटेंस भी बनाना आगे सीख जाएंगे। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब को लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। कुछ तो ऐसे बताते हैं जैसे आना जाना रोना नहाना धोना सोना, ये सब क्रिया है। मतलब डेफिनेशन में ऐसे लिखवा देंगे, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। जो क्रिया होता है ना, वह एक काम होता है। कुछ टीचर तो ऐसे ही बताते हैं कि जिसके लास्ट में ना आएगा ना, वो क्रिया हो जाएगा, आना जाना रोना धोना नहाना। तब तक एक ठो लड़का हमारे नियन खड़ा हुआ क्लास में, बोला सर आशिकाना। सर दीवाना भी लास्ट में आ रहा था, क्या ये दीवाना क्रिया है क्या? नहीं ना बालक। तो देखो, हम रटेंगे नहीं, हम बात को समझेंगे, हम काबिल बनने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई चीज़ है तो क्यों है। ठीक है, फिर मेरे वही पुरानी डायलॉग्स, क्यों है, कैसे है, क्या नहीं है, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो बात, क्रिया क्या होता है। अब क्रिया की डेफिनेशन जो भी कुछ आप पढ़े हो उसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, या फिर उसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा, तो आप समझना क्या है। इसमें लिखा गया है कि वर्ब इज अ वर्ड। क्रिया वह शब्द होता है, या फिर आप कह सकते हैं क्रिया एक ऐसा शब्द होता है दैट जो सोज दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है एन एक्शन। ये बड़ी बात है, ये आपको समझना है कि वर्ब जो होता है ना, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अथवा स्टेट ऑफ बीइंग, ये दूसरी बड़ी बात है, या फिर किसी चीज़ के होने को दर्शाता है। बात को समझना। आप ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ब सोज एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। यानी जो वर्ब होता है ना, वो एक एक्शन, एक एक्टिविटी को शो करता है, या फिर किसी के सिचुएशन को, कंडीशन को, इंट्रोडक्शन को शो करता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। अगर एक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर पाया तो वह उसकी अवस्था को बताता है। तो हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, किसी काम के करने या होने की दशा को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है बालक, आ जाओ। देखो, तो वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है। अगर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वर्ब बराबर, थोड़ा गणित में देसी अंदाज में समझते हैं, वर्ब वो होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी काम को, किसी एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, या फिर ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, मतलब किसी के कंडीशन में लिख दूं, इंट्रोडक्शन लिख दूं मैं, उसकी सिचुएशन लिख दूं मैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसकी अवस्था को बताता है, स्टेट। बालक समझना, तो क्रिया एक्शन बताता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। एक एग्जांपल मैं रखना चाहूंगा, और भाभी इसके बाद मैं तुरंत एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको जिंदगी भर याद रहेगा, भूलेगा नहीं। क्या है देखो, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, थोड़ा समझना बालक, इसमें टीच क्या है, वर्ब है। ठीक है, अभी आप वो भी पहचान पाएंगे कैसे। टीच इसमें वर्ब है, और वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टीच इसमें पढ़ाना, पढ़ाना एक एक्टिविटी है, पढ़ा रहा हूं तो कुछ काम कर रहा हूं मैं,
है ना, वर्क कर रहा हूँ, कुछ एक्शन ले रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी मेरी हो रही है। तो इसमें जो टीच पढ़ाना है आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक्शन है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो इसमें आया हुआ जो वर्ब है ना, ये वर्ब, ये एक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। मतलब मैं एक टीचर हूँ, बताओ इसमें कोई काम है? मैंने कहा कि मैं एक गायक हूँ, गायक हूँ, मैं गा तो नहीं रहा हूँ ना अभी, मतलब ये मेरी अवस्था को बता रहा है। तो ये वाला वर्ब जो है ना, वह मेरे बारे में, मेरे टीचर होने की अवस्था को इन्फॉर्म कर रहा है, मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इसलिए ये वर्ब जो बनेगा वो स्टेट ऑफ बीइंग बनेगा। ठीक है बालक। एक तो भोजपुरी में बहुत ट्रेंडिंग गाना आया था कि भतार मोर टेम्पू के ड्राइवर, झटका मारे ला सखी, है ना। ठीक है, अब समझना क्या मैटर है उसका। उसका मामला यही है कि कोई लड़की है या फिर कोई जो औरत है वो अपनी सहेली से ये इन्फॉर्म कर रही है कि जो मेरा हस्बैंड है ना, भतार से बुरा मत मान, ठीक है। मैंने अभी शिव जी का कोई वो सीरियल आ रहा था, उसमें देखा कि पार्वती बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो शिव जी बहुत तपस्या में बिजी थे, तो पार्वती बोली मुझे बड़ी भूख लगी है, महाराज जो है आप आंखें खोलिए, खाने का व्यवस्था करिए हमारे। तो शिव जी जो है पूरे तपस्या में लीन है, वो आंखें नहीं खोलते हैं। तो वो गुस्से में तमतमाती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बोलती जाती हैं और बोलती हैं कि आप मेरे भतार हैं, समझ रहे हैं, हस्बैंड है आप मेरे, आपके यहाँ मैं आई हूँ तो आप ही मेरे खाने पीने का प्रबंध करें। भतार का मतलब समझ रहे हो, मतलब जिसका भरण पोषण करने वाला जो हो, जिसको भर करके तार करे, आप समझ रहे हैं, तार देना, जिसको ताड़ना, समझ रहे हैं ना, निर्वहन करना, इसका मीनिंग हो गया, आप समझिए। तो भतार का मीनिंग हस्बैंड हुआ, गलत वे में नहीं ले जाइए। देखिए हर शब्द का दो मीनिंग होता है, अब दो जगह पे लेके जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो औरत है ना, वो इन्फॉर्म कर रही है अपने हस्बैंड के बारे में कि माई हस्बैंड इज एन ऑटो ड्राइवर, मेरा जो पति है, थोड़ा ओरली समझने की कोशिश करिए आप, कि जो मेरा पति है ना वो ऑटो ड्राइवर है। वो बता रही है कि भतार मोर टेम्पू के ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन में वो कह रही है कि झटका मारे सखी, इसको भी आप उल्टा मत लेके जाइएगा, ठीक है। ऑटो में जब जाते हैं आप, ब्रेकर जब जंप करता है तो झटका लगता है कि नहीं लगता। वैसे आप भी मान लीजिए कोनो को बाइक बैठाए हो, लेके जा रहे हो, ब्रेकर ब्रेक मार दिए या कुदाइए दिए तो झटका लगा ना जी, तो वो झटका को ले लीजिए आप, ठीक है। तो झटका मारे सके, इस वाले वाक्य में अगर आप ये गाना याद कर ले गए कि भतार मोर टेम्पू के ड्राइवर, झटका मारे ला सके, इस वाले में आपको स्टेट ऑफ बीइंग भी नजर आ जाएगा, जो उस हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें। और दूसरी बात है कि जो झटका मारने के लिए बात की गई वो एक्शन है। तो ये गाना मुझे क्रिया से रिलेट कर रहा था, इसलिए मुझे इस हार मान करके इस टॉपिक में रखना पड़ा जी, ठीक है। तो अभी वर्ब आप समझ गए होंगे कि वर्ब वो होता है जो किसी के कुछ होने को भी बताता है, जो झटका मारने को भी बताता है। गेड़ी में पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो वर्ब वो चीज होती है जिसमें एक्शन भी होता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। आइए कुछ मैं आपको आगे बताता हूं जो आपकी किताब से थोड़ा परे है। बालक परे ये बात ही हो गई ना कि यहां पे देखिए समझिए, वर्ब वो चीज होता है, यहां पे समझना, ये बात आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो वर्ब वो होते हैं जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स। थोड़ा अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो माफी चाहूंगा मैं, आप मेरे शब्दों से, मेरी बातों से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि वर्ब वो होती हैं जिनकी 3 फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होती हैं, क्रिया वो होती है। अच्छा, वर्ब वो होते हैं जिनके 3 फॉर्म होते हैं, और वर्ब वो होती है जो टेंस को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा, यही भी आप देख सकते हैं। अगर टीच एक वर्ब है तो बालक वर्ब की 3 फॉर्म होती है। अगर कोई कहे आई वर्ब है तो बताइए आई का 3 फॉर्म चलेगा? नहीं चलेगा। बताइए इंग्लिश का 3 फॉर्म चलेगा? टीचर का चलेगा जी? नहीं चलेगा। इट मीन्स ये सारे के सारे शब्द जो है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ब नहीं है। यहाँ पे टीच का 3 फॉर्म चलेगा, टीच टॉट टॉट करके, ठीक है। गो का 3 फॉर्म चलेगा, गो वेंट गॉन करके। किसी में आ गया रोहन सोहन, माई यू ही सी, इसका नहीं चलेगा जी 3 फॉर्म। और देखिए इस एम का, अब यहाँ पे एक बड़ी बात जानकारी हो गई, इसका भी 3 फॉर्म चलता है बालक। आप नहीं जानते होंगे तो जानिए आप, बी की फॉर्म जो होती है ना, बी, अगर आप काबिल बालक है, समझदार हैं तो समझिएगा थोड़ा, बी जो होता है ना, बी, उसके अंदर जो है इज एम आर, आप कह सकते हैं कंक्लूड करके बी इज एम आर, ये B1 होता है। वाज वर ये B2 होता है, और बीन ये 3rd फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इज एम आर, बी जो होता है B और इज एम आर, ये वर्ब की 1st फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म चला ना इसका, इज एम आर बी, ये 1st हो गया, वाज वर इसका 2nd हो गया, ठीक है। आगे आइए, तो 3 फॉर्म जिसका चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। 3 फॉर्म जिनके चलते हैं उनको वर्ब बोलते हैं। और दूसरी बात, वो होते हैं जिनका टेंस होता है, मतलब टेंस का पता लगाना हो तो हम वर्ब पे नजर मारते हैं,
समझ रहे हैं बात को? अच्छा देखिए, अब इस टीच देखिए यहाँ पे V1 है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, यहाँ पे इज एम आर है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। आगे मैं एक दो एग्जांपल और देना चाहूँगा, आप समझ पाएंगे कि वर्ब जो होती है उसके 3 फॉर्म कैसे होते हैं, टेंस कैसे होते हैं। हालांकि ये सब बात बहुत गहरी है, थोड़ा आप गहराई से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैंने बोला आई एम अ यूट्यूबर, यूट्यूबर मैंने बोला, ठीक है। दूसरा अगर मैंने बोला कि आई वॉज अ यूट्यूबर, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर मैंने बोला आई विल बी अ यूट्यूबर, देखिए अगर तीनों सेंटेंसेस में मैं वर्ब को गायब कर दूं, थोड़ा समझना, इसमें एम, इसमें वॉज और इसमें विल बी, इन तीनों सेंटेंस में आए हुए वर्ब को अगर मैं गायब कर दूं तो मैं दावा करता हूं आप इसका टेंस नहीं बता पाएंगे, आप इसमें टाइम को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए इसमें आई अ यूट्यूबर, आई अ यूट्यूबर, आई अ यूट्यूबर, बताएंगे पाएंगे आप पहले में मतलब कौन सा मतलब ये टेंस है, प्रेजेंट का ये रिप्रेजेंट कर रहा है या पास्ट को ये शो कर रहा है या फिर फ्यूचर को शो कर रहा है, कौन सा शो कर रहा है? सेकंड वाले में बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन बालक जैसे जो हमने इसमें मिटाया था आप रखेंगे तो आप फटाक से बता देंगे ये तो V1 है, इसका मतलब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही मैं इसमें वॉज लिखूंगा आप तुरंत बता देंगे ये तो V2 है, ये तो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे मैं इसमें विल बी लिखूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे ये तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बालक जो वर्ब होते हैं ना वो टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो टाइम को शो करते हैं। टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है ये सब डिटेल में डिस्कस होगा जब समय आएगा तब, ठीक है। अभी आप समझते रहना, अभी जितनी भी बातें मैं बेसिक बता रहा हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर के आप वो समझने की कोशिश करिए कि वर्ब क्या होता है। अच्छा, कैसे पहचान लेंगे हम वर्ब? किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर वर्ब को पहचानना तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी 3 फॉर्म चल रही है, ऐसा कौन सा शब्द है जो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही क्या होगा? वर्ब होगा। अच्छा, अगर वो वर्ब है तो उसमें 2 गुण और भी होंगे, वो एक्शन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मतलब आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो गो इसमें एक्शन हो गया, जा रहा हूं ना, मैं जा रहा हूं, तुम आवाज दोगे क्या, है ना, मैं जा रहा हूं तुम आवाज दोगे क्या, ठीक है, तुम आवाज दे दिए। अच्छा देखिए ये भी एक्शन हो गया, आवाज देना, जाना, ये सब एक्शन हो गया। अगर तुम आवाज नहीं दिए भैया तो तुम बेवफा हो, इट्स योर स्टेट, ये तुम्हारा क्या हो गया, अवस्था हो गई, तुम्हारी कंडीशन हो गया। तो सब बात की एक बात, मैं आज का सेशन जो वर्ब वाला है यहीं पे फिनिश करना चाहूंगा कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होते हैं, वर्ब में क्वालिटी क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप। दैट्स अ वेरी प्रीटी इजी। तो गाइज आशा करता हूँ आपको बखूबी समझ में आया होगा। जो हमारा प्रयास है निरंतर आपको काबिल बनाने का, जैसे एग्जाम्पल दे करके चीज़ों को समझाने का, शायद वो सफल हो करके रहेगा। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जोरदार जहर वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज, बाय।